ये शुरुआत कब हुई थी? मतलब जैसे अभी 22 साल के हो, कब शुरू करा था ये? मैं 12th की थी, मैंने जस्ट 17-18 साल की उम्र में। 18 साल। यंग एंटरप्रेन्योर होने का सबसे बड़ा सेक्रीफाइस क्या होता है? कॉलेज लाइफ छोड़ दी मैंने। छोड़ दी। अभी एक क्रिएटर है, सब लोग जानते हैं, समय रैना। उसका पूरा तो चला है वो इंस्टाग्राम की रीलों से चला है। जो ऐसे आके जो मोड़ा इसने, काश आपका पैर भी कर पाता है। तो अगर कोई नया बंदा ई कॉमर्स शुरू करना चाहता है 2026 में, तो वो कौन से प्लेटफॉर्म पे बेचे जहाँ पे उसको सबसे ज्यादा प्रॉफिट हो? कौन कौन से में स्टार्टिंग में तो कौन कौन सी कैटेगरी में बेचे जिसमें रिटर्न्स कम आएंगे? इसमें कम है? मैं बताता हूँ, आर्टिफिशियल ज्वेलरी और 10-10 रुपए ईयरिंग आती हैं। 10 सेट बनाओ अपना, उनका एक कॉम्बो बनाओ, एक बढ़िया सी पैकेजिंग डिसाइड करो कि इसमें पूरा खुल रहा है, उसको बनाओ और बेचो। तो जो आपके 10,000 ऑर्डर इन अ मंथ आते हैं, इसका सीक्रेट क्या है? सबसे बड़ा हमारा सीक्रेट ये है कि हमारी जो कोई प्रोडक्ट लेकर आ जाओ, इंस्टाग्राम की रील पे आपको ने अगर वो प्रोडक्ट चला दिया, रीलों पे अगर वो वायरल हो गई। अभी 3 दिन पहले का एग्जाम्पल है अपना, कॉकरोच जनता पार्टी। लड़कियों का शरीर बचा रहे हैं ये लोग। हम लोग कोई डाकू है क्या? डाकू नहीं है, किसका भी हम लोग। अब अगर देखिए कि कोई 18 से 20 साल का लड़का जब स्कूल से निकला है और उसे भी अपना ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करना है आपकी ही तरह, तो वो क्या करे? सिंपल एक रामबाण इलाज है। सो वेलकम टू द थर्ड एपिसोड ऑफ द ई कॉमर्स शो। लोग कहते हैं कि धंधा करने के लिए बहुत पैसा चाहिए, बहुत एक्सपीरियंस चाहिए, पर आज मैं आपको मिलाने वाला हूँ एक ऐसे इंसान से जिन्होंने सिर्फ 22 साल की उम्र में सिर्फ 10,000 रुपये इन्वेस्ट करके एक बड़ा बिजनेस बना लिया। सो वेलकम उत्कर्ष, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। आप बताओ कि कैसा लग रहा है आपको? हमारी ऑडियंस को अपने बारे में कुछ बताओ। बिल्कुल बढ़िया लग रहा है भाई नितिन भाई, आपके साथ बैठ के यहाँ पे। सोचा था कभी आपके शो पे भी आएंगे, काफी वीडियोस देखी हैं आपके हमने। बढ़िया, जबरदस्त, अच्छा फील हो रहा है कि आपके साथ भी पॉडकास्ट हो रहा है, जो ई कॉमर्स में किंग है सोशल मीडिया पे। तो पहले मुझे बताओ क्लूची के बारे में। ये क्लूची का आइडिया आपके दिमाग में आया कैसे? देखो भैया, क्लूची का आइडिया मेनली पता कैसे था, मैंने ना सिंपली एक बैग्स का स्टार्ट किया था बेचना। ये कोई माइंड में था नहीं कि मेरे को क्लूची बनाना है या कोई ब्रांड बनाना है। बस स्टार्टिंग में कुछ इतना नॉलेज भी नहीं थी कि ई कॉमर्स क्या होता है, किस तरीके से ब्रांड बनते हैं, कोई नॉलेज नहीं। मेरा एक दोस्त कर रहा था, उसके साथ साथ मैंने स्टार्ट किया था अपना बिजनेस। उसमें धीरे धीरे मैंने उससे प्रोडक्ट लिए मार्केट से, फिर धीरे धीरे बाहर से लिए, धीरे धीरे फिर बाद में माइंड काम किया कि एक अपना ब्रांड बनाते हैं। तो उस टाइम मैंने अपना एक ब्रांड नेम सर्च कर रहा था, तो मैंने किसी ने आइडिया दिया कि भाई एक काम कर, थोड़ा बाहर के कोई ब्रांड उठा ले, इंडिया में रजिस्टर करा ले और अपना बेचना स्टार्ट कर। मैं यार आइडिया तो अच्छा है। फिर मैंने क्या किया, अमेज़ोन यूएस वगैरह से सर्च किया मैं कोई ब्रांड बढ़िया, तो मेरे को क्लूची मिला। तो मैंने क्लूची को अपना इंडिया में देखा कि ट्रेडमार्क वगैरह पे कि रजिस्टर्ड तो नहीं है किसी का, तो किसी का रजिस्टर्ड नहीं पाया। फिर मैं ये तो बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, अमेज़ोन पे वो बिक भी रहा है, अमेज़ोन पे बिक रहा है, तो मैं कुछ तो लफड़ा है। मैंने सोचा इसको रजिस्टर्ड करा के अमेज़ोन पे उनका धंधा बिल्कुल बंद करके और उन पे बढ़िया एक केस फाइल करूँगा, बढ़िया एक अमाउंट चार्ज करूँगा कि हाँ आपने मेरे को लॉस दिया, मेरे ब्रांड से आप बेच रहे हो, इतने टाइम आपने बेचा मेरा रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क होने के बाद। तो ये दिमाग चल रहा था और मैंने किया ये चीज़। मैंने काफ़ी जो बड़े बड़े सेलर्स थे ना अमेज़ोन पे, उनको मैंने ब्लॉक मरवा दिया था पूरे अमेज़ोन से। मतलब अमेज़ोन की आपको गाइडलाइंस पता ही है कि एक बार स्ट्राइक जाती है, दूसरी टाइम वो अकाउंट ब्लॉक कर देते हो, कितना ही बड़ा सेलर और कितना ही कुछ हो, तो वहाँ पे उनके ब्लॉक भी हुए अकाउंट्स वगैरह। तो देन मेरे पे मेल्स आई कि सर हमने ये आपकी यूनिट ब्रांड है, तो इसमें आपने वो करके हमारे पास कंप्लेन डाल के कि इन्फ्रिंजमेंट मारी होगी आपने। इन्फ्रिंजमेंट मार के अपने, हाँ। तो इसको हटवा दो। तो मैं चलो देखते हैं, मैं कोई नहीं, पर बंदा 5 लाख रुपए लगेंगे। तो मेरे फादर कहते हैं कि 5 लाख रुपए कुछ नहीं है, एक बार तो कमा लेगा तो 50 लाख करोड़ रुपए मान लिया, पर ये 2 नंबर की कमाई होती है। अपना ढंग से काम कर, उनकी सबकी हटा दे, बस उन्हें वॉर्न कर दे कि वो दोबारा इस ब्रांड से ना बेचे। तो धीरे धीरे ऐसे क्लूची की शुरुआत हुई। तो ये आपने जब देखा तो जो बिक रहा था वो अमेज़न इंडिया में बिक रहा था या अमेज़न यूएसए में? अमेज़ोन इंडिया में बिक रहा था। इंडिया में बिक रहा था। दैट्स व्हाई वो इन्फ्रिंजमेंट लगी नहीं, यूएस का तो फिर लगती नहीं। तो पूरी लिस्टिंग ही उठा लेते उसकी आपने? मतलब अगर उनको हटाया, उनकी लिस्टिंग ही उठा लेते? वो उस टाइम की बात है, पुरानी बात। उस टाइम मेरे को नॉलेज ही नहीं थी इस चीज़ की।
अच्छा। अमेजोन में किस तरीके से क्या होता है क्या नहीं, पता नहीं था ये सब। बिल्कुल बिगनर्स थे ना, बस इतना पता था कि अमेजोन है, कि अमेजोन पे हमारा ट्रेडमार्क हो चुका है, अब और कोई नहीं बेच सकता हमारे अलावा, हाँ। जब तक हम ऑथराइजेशन नहीं देते उसे। तो उस टाइम खाली इतना पता था, उनकी इन्फ्रिजमेंट मार के लिस्टिंग हटवाई थी और वो अकाउंट ब्लॉक हो गए। एक नहीं, वर्ल्ड का या इंडिया का नंबर 2 सेलर था। अच्छा। हाँ, तो वो तो बिल्कुल कहते कि सर आपके चक्कर में हमारा करोड़ों का नुकसान हो रहा है पर डे के हिसाब से, हाँ, तो देख लो जल्द से जल्द इसको मैं करते हैं बात। फिर हमने हटा ही दिया था उनका सब। हटा दिया। तो क्लूची के ब्रांड सर्चेस थे उस टाइम पे? ब्रांड सर्चेस थे पर इतने ज्यादा नहीं थे, बहुत इतने ज्यादा कम, नहीं थे। बहुत कम। मतलब बाहर फेमस है, इंडिया में इतना फेमस नहीं था। हम्म। बट वो ये मैंने रेटिंग्स एंड रिव्यूज देखी, क्या होता है जैसे बाहर की लिस्टिंग्स वगैरह है, उनकी रेटिंग एंड रिव्यूज यहाँ भी दिखती है, 14,000 15,000 में अच्छा बिक रहा है। इतनी नॉलेज ही नहीं थी कि उसमें कि कितनी सेल्स आ रही है, टूल्स वगैरह यूज करके देख लेते हैं कि हाँ इतनी बिक रहा है। तो बस स्टार्टिंग का फेज था, तो उस चक्कर में बस सर्चेज वगैरह इतने ज्यादा थे नहीं, बट ये कि हमने सर्चेज बनाए फिर मार्केट में क्लूची के नाम के। तो अभी किस तरह के बैग सेल करते हो आप लोग? हमारे पास किड्स बैग हैं, मेंस के बैग्स हैं, ट्रैवल बैग्स हैं, हैंड बैग्स हैं, टोट बैग्स हैं, सीलिंग बैग्स हैं। मतलब बैग्स में हम धीरे धीरे मैक्सिमम कैटेगरी कवर कर रहे हैं। तो जब आपको ये ई कॉमर्स स्टार्ट करना था तो आपने अपने घर वालों को बताया, दोस्तों को बताया, तो उनका पहला रिएक्शन क्या था इसके बारे में? फर्स्ट टाइम जब मैंने मेरे घर वालों को बताया, मेरे फादर कहते हैं कि तू स्टार्ट तो कर देगा, मान ली, हाँ। इसको करेगा है नहीं, साइड में गिर के छोड़ देगा। जैसे छोड़। जनरली टिपिकल पेरेंट्स का होता हाँ, है। मतलब उनका ऐसा नहीं था कि सपोर्टिव की कमी नहीं थी, सीरियस नहीं, उन्हें लगा कि सीरियसनेस नहीं ये है। सीरियस नहीं लेगा, ये हाँ। 2 दिन तो करेगा, तीसरे दिन ये छोड़ देगा, फिर कह रहा लो आप देखो। हाँ। तो उनके वो था, तो उन्होंने एक बार तो मना कर दिया, मैं चलो कोई नहीं, फिर थोड़े दिन बाद फिर मना करना तो है, फिर स्टार्ट किया धीरे धीरे, फिर उन्होंने फुल सपोर्ट दिया, पैसों से लेके हर चीज में। तो पहली इन्वेस्टमेंट आपको आपके घर से मिली? घर से मिली जबरदस्त तरीके से, को पैसों की कमी, मतलब कोई इशू आया नहीं इतना अच्छा। कि मतलब तरीके से, जैसे जब जितने मांगे, लॉसेस भी किए मैंने, बहुत पैसा खराब भी किया, कभी भी ऐसे ताने भी नहीं मिले कि भाई तूने इतना लॉस कैसे कर दिया। तो ऐसा कोई इशू मिला नहीं मेरे को घर से, तो फुल सपोर्ट था। फ्रेंड्स भी मेरे ई कॉमर्स कर रहे हैं, तो उनका भी सपोर्ट पूरा था, तो कुछ भी पूछता मैं, वो बताते भाई ऐसे। वो मेरे से एक मेरा दोस्त है, वो मेरे से पहले से कर रहा है, तो उससे पूछ लिया कि भाई क्या, तो फुल सपोर्टिव मिला मेरे को हर तरफ से, फ्रेंड से भी और वहाँ से भी। तो ये शुरुआत कब हुई थी? मतलब जैसे अभी 22 साल के हो, कब शुरू करा था ये? मैं 12th की थी मैंने, जस्ट 17-18 साल की उम्र में? 18 साल की। तो 4 साल पहले शुरू करा? 4 साढ़े 4 साल हो गए लगभग, मैं 23 का तो हो 12th क्लियर हो गई? 12th क्लियर हो गई थी। ग्रेजुएशन नहीं करी वहीं छोड़ ग्रेजुएशन के? भी हो गई है, बट मैंने साइड बाय साइड कर रहे थे? ओपन से ग्रेजुएशन भी करी है मैंने, डीएलएड भी करी है। तो मेरा मोटिव था टीचिंग या अपना सरकारी नौकरी की तैयारी। हाँ। घर वालों ने भी वही, ठीक है भाई सरकारी नौकरी है ताऊ का लड़का, हाँ। दूसरे वाले भाई ने भी डीएलएड कर की है, हाँ। मतलब जितने भी है ना सब डीएलएड वाले थे हम, हाँ। तो सबका मोटिव ही वही था। तो ये फिर छोड़ दिया वो? बीच में ही मैंने कोचिंग छोड़ दी, बिजनेस मेरा थोड़ा सा पिच किया, तो मैं फुल टाइम प्रॉपर उसी में लग गया। तो अभी रिग्रेट होता है या करा कि जो करा सही करा था? नहीं, बढ़िया किया, वहाँ सरकारी नौकरी में तैयारी में लगे होते, हाँ। या नौकरी लग गई होती तो बस ऐसे ही अफसरों के सर क्या फायदा उस नौकरी का। तो घर वालों ने ये नहीं कहा कि यार क्या फालतू के चक्कर में लग रहा है, इससे अच्छा पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दे, ये कहाँ फंस रहा है, ये बिजनेस वगैरह में तेरी भी उम्र नहीं है? घर वाले सपोर्टिव है मेरे, तो अच्छा। ऐसा सिस्टम था नहीं उनका, बट वो ये कह रहे कि टाइम पड़ा है आराम से, तू 3-4 साल पढ़ ले, कॉलेज जा, मजे कर, 3-4 साल बाद आराम से करियो बिजनेस। हाँ। मना करना तो अभी है, तो उस टाइम स्टार्ट कर ही दिया था। ठीक है भाई तेरी मर्जी है, हमारा क्या काम है, पैसे लगाने, चल लगा देंगे हम। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको सपोर्ट नहीं मिलता, सो मैंने काफी देखे हैं। हाँ। मेरे पास अब जैसे इन्फ्लुएंसर भी थोड़े बहुत हमारे फॉलोअर्स हो गए, तो लोग आते हैं कि हमारे घर से सपोर्ट नहीं है, तो मैं सोचता हूँ कि मैं लोगों को घर से सपोर्ट नहीं है बट वो करना चाहते हैं, हाँ। और मेरे को फुल घर से सपोर्ट मिला, सपोर्ट भी मिला, पैसे भी मिले, ऐसे हर चीज मिली। तो 4 साल हो गए आपको ये ब्रांड स्टार्ट करे हुए? 4.5 साल हो गए लगभग। तो आपको कैसे पता चला कि यार ये क्लूची नाम का ब्रांड है जो अमेज़न यूएसए में बहुत बिक रहा है और इंडिया में इसका ब्रांड रजिस्टर्ड नहीं है? मतलब क्लूची ही दिमाग में कैसे आया? मेरा कोई ऐसा मोटिव नहीं था कि बाहर क्या बिक रहा है, हाँ। मेरे को बस एक नाम ढूंढना था और मेरे को नाम मिल गया। मेरे को नाम अच्छा लगा, जैसे गुच्ची टाइप, क्लूची, एक मॉडर्न नेम लगा हाँ। कि मैं बैग्स पे अच्छा भी लगेगा, और मेरी मेन टारगेटिंग थी उस टाइम हैंडबैग्स की, तो हैंडबैग्स के पूरा प्रॉपर सूट कर रहा था ये नाम। तो उस टाइम बस नेम के चक्कर में लिया मैंने, माइंड में ये था नहीं स्टार्टिंग में, बस एक वो माइंड में था कि ये इंडिया में बिक रहा है और एक नेम अच्छा है, मैं दोनों तरफ से बढ़िया काम हो गया, इसको रजिस्टर करते हैं। तो ब्रांड का नाम सोचने के लिए दुनिया जगह जगह वेबसाइट पे जाती है, आप चले गए अमेज़न यूएसए में
आपने कोई लेडीज बैग वगैरह कुछ सर्च करा, राइट? हाँ। अब वहाँ पे क्लूची आ गया, फिर देखा सेल अच्छी आ रही है, फिर आपने देखा कि यार इंडिया में सेम ब्रांड किसी के पास है या नहीं है। बस सिंपल और दैट्स इट, वहाँ पे मैंने रजिस्टर फिर आपने ट्रेडमार्क की वेबसाइट पे जाके देखा कि यार एक क्लूची नाम किसी के पास नहीं है और बिक भी रहा है, नाम भी अच्छा लग रहा है, रजिस्टर करवा तो बेचते हैं। हाँ बस वही सेम यही था मेन टारगेट। Nice. सही नेम भी अच्छा मिल गया, रजिस्टर्ड भी हो गया, सब कुछ बढ़िया हो गया। अब माइंड में ये है कि अब हमें इसे बढ़िया 100 करोड़ तक हमें पर्सनली लेके जाना है। इंडिया में उसकी इतनी अवेयरनेस नहीं थी, तो मेरे पे ये प्लस पॉइंट है कि उसकी अवेयरनेस नहीं थी। ये लोग बोलते अरे उसका नाम करके करा है, बट इंडिया में हमने खुद बनाया है। तो अगर आपको यूएसए बेचना पड़े तो प्रॉब्लम होगी, हाँ यूएसए नहीं बेच पाओगे, नहीं बेच पाएंगे। इंडिया बेच सकते हो, और वो इंडिया नहीं बेच सकते। वो इंडिया नहीं बेच, इंडिया में क्लूची कोई नहीं बेच सकता मेरे अलावा। तो कितनी क्लास में ले रखा आपने ट्रेडमार्क? 18 क्लास में, 25 क्लास में, 2 क्लास में ले रहा हूँ। 35 में भी लिया है? नहीं 35 में लिया। 18 और 25 में 25 कपड़ों और इन सब में आ जाती है, 18 बैग में आती है। हाँ, मतलब एसेसरीज जिसमें आ जाती है ना, हम्म। तो उस टाइप की चीजों में लिया है। तो अगर जिसको भी ब्रांड नेम ना मिले, सबसे बढ़िया शॉर्टकट है, सीधा जाओ amazon.com पे, देखो बिक रहा है, नाम अच्छा है, इंडिया में ट्रेडमार्क की वेबसाइट पे चले जाओ, ट्रेडमार्क पब्लिशर्स नाम की वेबसाइट है, उसमें जाओ, या फिर वेबसाइट बता देता हूँ ipindia.gov.in, यहाँ पे जाओ, ब्रांड का नाम डालो, देखो कि कौन कौन सी क्लास में है। 45 क्लासेस होती है, नीचे AI का कुछ बटन भी आता है, AI में जाकर देखोगे तो एक बार में पता चल जाएगा कि कितनी क्लासेस में वो ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है या नहीं है। बहुत सही जुगाड़ निकाला है। मतलब अगर किसी को सच में अगर ब्रांड नेम ना मिले, जो लोग फालतू की इंस्टाग्राम वगैरह पर जाते रहते हैं, आप सबसे बढ़िया amazon.com USA से निकालो। अगर वो बिक रहा है और उसके थोड़े बहुत भी कीवर्ड्स निकल सकते हैं, मतलब कोई लोग सर्च कर रहे हैं उस ब्रांड नेम को, तो बहुत सही चीज़ है। आपको जस्ट रजिस्टर करना है और पूरे ब्रांड सर्चेज आपके पास हो गए। निकाल सकते हैं इजीली, और बहुत कम है जो इंडिया में पर्सनली रजिस्टर्ड करा रखे हैं। और ब्रांड नेम अगर इंडिया में सर्च हो रहा है नहीं हो रहा है, इसका भी एक तरीका है। अगर लोगों को नहीं पता तो आप गूगल कीवर्ड प्लानर पे चले जाओ, देख लो कि सर्चेज हो रहे नहीं हो रहे। वरना अमेजोन पे अगर आप बेच रहे हो तो अमेजोन में ब्रांड एनालिटिक्स नाम का टूल होता है, उसमें जाके ब्रांड नेम डाल दो, कौन से महीने का देखना वो डाल दो, या फिर लास्ट क्वार्टर का डाल दो। आपको दिख जाएगा कि पूरे लास्ट क्वार्टर के अंदर, मतलब लास्ट 3 महीने के अंदर उस ब्रांड का नाम सर्च हुआ ही नहीं हुआ है। अगर सर्च हुआ है और इंडिया में किसी के पास ट्रेडमार्क नहीं है, बेस्ट वे है ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाओ और पूरे ब्रांड के सारे सर्चेज आपके पास हो गए। जितने भी लोग बेच रहे हैं, जितने भी लोग ढूंढ रहे हैं उस ब्रांड के नाम से। ऐसी एक और ब्रांड है, मैं बताता हूँ, BTS, जो अपना कोरियन वाला बैंड है। BTS कोरियन बैंड, लड़कियों में काफी क्रेज है उसका। हाँ। उसके हमने बैग्स निकाले थे मार्केट में, और फर्स्ट हम ही थे जिन्होंने बैग्स निकाले थे BTS के। तो हमने बहुत बेचा वो बैग मार्केट में, हमारा ही लॉन्च किया हुआ था। तो एक बंदे ने उसी का ट्रेडमार्क ले लिया था, हाँ, तो हम सबका बंद हो गया था BTS। रजिस्टर हो गया तो उसका रजिस्टर्ड हो गया। तो टाइम लगा उसको रजिस्टर कराने में? इतने में हमने बहुत बेचा ना। पहले तो मैंने बहुत बेचा, फिर लोगों ने कॉपी करी, फिर कॉपी वालों ने बहुत बेचा। अच्छा, इसमें एक और इंसाइट है, मैं आपको देता हूँ। मतलब हमें 8 साल हो गए ई-कॉमर्स में काम करते करते। एक प्रोडक्ट है क्लिप को लेकर, है फीमेल्स की क्लिप को लेकर। तो लोग क्या करते हैं, जो ट्रेंडिंग कीवर्ड होता है ना, उसका जो मेन कीवर्ड होता है, उसी का ही ट्रेडमार्क ले लेते हैं। हाँ, अब आप उस कीवर्ड को अपनी लिस्टिंग में यूज नहीं कर सकते। अब ऐसे एक प्रोडक्ट था, नाम रिवील नहीं करूंगा, हेयर रिमूवल के नियर बाय है। तो मैंने अपने सेलर को बोला कि भाई आप ये कीवर्ड का आप ट्रेडमार्क ले लो। ट्रेडमार्क करा लिया, 10,000 के आसपास सर्चेस थे मंथली उस कीवर्ड के, रजिस्टर हो गया। पूरे अमेजोन पे कोई उस कीवर्ड को यूज नहीं कर पाया, और उस कीवर्ड को यूज करके उस सेलर ने दबा के बेचा है और आज भी बेच रहा है। नाम रिवील नहीं करूंगा। तो ये भी एक इंसाइट है कि अगर आपका कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, उसका जो मेन कीवर्ड है, मेन कीवर्ड, उसको आपको ट्रेडमार्क लेना है। और ट्रेडमार्क ये नहीं कि सेम क्लास में लेना है। आप 35 ले लो, 35 क्लास जो होती है ना वो ऑनलाइन की क्लास होती है। आप 35 क्लास ट्रेडमार्क में ले लो, और उस क्लास के अंदर अगर आपने ले लिया और रजिस्टर हो गया, डजेंट मैटर वो किसी भी क्लास का प्रोडक्ट है, कोई भी इंसान, कोई भी सेलर उस कीवर्ड को यूज करके अपनी लिस्टिंग में वो प्रोडक्ट सेल नहीं कर पाएगा। शुरुआत में जब ये बिजनेस स्टार्ट करा, कितनी परेशानी हुई? मतलब शुरू के 3-6 महीने कितनी दिक्कतें आई? शुरू में मैं डेली बेसिस पे प्रोडक्ट लेने जाता था, कि मेरा एक ऑर्डर आया तो एक लेने गया, 2 आए तो 2 लेने गया, 20 आए तो 20 लेने गया था। स्कूटी पे जाता था, स्कूटी पे लेके आता था। 50-50, 100 प्रोडक्ट भी स्कूटी पे लेके आना जाना। अच्छा। और सेल्स नहीं आ रही, उस पूरे दिन लगे रहना कि सेल्स लानी, कैसे लानी है, सीखना, वो था मेन। तो कहाँ सीखा आपने ये कि सेल्स कैसे लाते हैं? यूट्यूब क्या पे तरीका है? बहुत कुछ है। मैंने एक चीज देखी, हर चीज मिल जाती है यूट्यूब पे। लोग पेड बेचते हैं कोर्सेज वगैरह हमारे, पर यूट्यूब पे ना हर चीज मिल जाती है। जो सीखने वाला बंदा है ना, वो यूट्यूब पे सीख सकता है, और बाकी तो खुद का दिमाग लगाना ही पड़ेगा सीखने में।
आदमी सोचे कि बिल्कुल ही सब कुछ अगला सिखा दे, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है मेरे हिसाब से। तो आपने यूट्यूब पे जस्ट जाके देखा कि लिस्टिंग कैसे करते हैं, सेल कैसे लाते हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स देखे, एसईओ कैसे करते हैं, एड्स कैसे चलाते हैं, सब कुछ करते करते सीखा? प्रॉपर कोई कोर्स नहीं लिया मैंने आज तक किसी का, नहीं लिया? कोई सिंगल 1 रुपए का कोर्स नहीं लिया मैंने। हाँ। और दोस्त हैं जो कहीं फंसा तो मैं भाई ये बताओ, वहाँ उसको नहीं पता तो वो आगे पूछ के बता देता था। हाँ। नहीं बाकी टाइम नहीं, अब भूल गया, यूट्यूब पे देख लिया, गूगल पे देख लिया, तो इन चीज़ों पे मिल जाता था मेरे को तो सोल्यूशन। और ऐसा कोई उस टाइम वो नहीं था कि इसमें इतनी ज़्यादा है कुछ है, और इतना ज़्यादा अब जो मीशो पे कंपटीशन हो गया ना, उस टाइम नहीं था उस टाइम नहीं था। इतना नहीं था। अब तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से कंपटीशन बढ़ता ही जा रहा है, और अपॉर्चुनिटी है लोगों के लिए जो कर रहे हैं, वो तो अपना कर रहे हैं बढ़िया। स्टार्ट तो कर दिया लोगों ने, लोग स्टार्ट ही नहीं कर पा रहे इतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटीज़ होने के बाद। आज के टाइम लोग खुद बिजनेस स्टार्ट करवा रहे हैं कि हमारे जैसे, आप जैसे कि बता रहे हैं कि आप स्टार्ट करो ये बिजनेस, पैसा है इसमें, तो भी लोग नहीं कर पा रहे, बस देख के वीडियोस हो जाते हैं। मेरे ख्याल से यही एक बेसिक डिफरेंस है। एक इंसान होता है जो देखता है करूंगा और भूल जाता है अपनी बाकी की परेशानियों में, और एक इंसान होता है जो देखता है, वो कहता है यार कि 10 लाख तो नहीं है बट 10,000 से स्टार्ट करता हूँ, होगा तो ठीक, नहीं होगा तो या तो सीखूंगा या जीतूंगा। जब मेनली जब दिखता है ना कि इनकम आ रही है, कि यहाँ से इनकम आ रही है मेरे पास, तो पैसा जुगाड़ हो जाता है। एक चीज़ देखी है मैंने, गवर्नमेंट के बैंक्स हैं, स्कीम्स हैं, हर चीज़ है, गवर्नमेंट फुल सपोर्ट करती है कि लो आप हमसे लोन ले जाओ, विदाउट इंटरेस्ट लोन ले जाओ, फिर भी लोग स्टार्ट नहीं कर रहे। वो तो वही है, लोगों को स्टेप तो लेना पड़ेगा, एक स्टेप तो आपको उठाना पड़ेगा। मतलब अगर उसके बाद चल गया तो आप कर ही लोगे, और नहीं चला तो आप वैसे भी तो लाइफ में कहीं ना कहीं पैसे खराब करते ही हो। लोग फोन वो चलती तो है रील्स कि भाई आप 50,000 का फोन लिया आईफोन, हाँ। 60,000 का आईफोन, 50 का भी नहीं आता ना, 70 का मान लो, 70,000 का फोन लेकर आता तो 10,000 बिजनेस में नहीं लगा सकते। 10-20 लग जाएंगे, 30 लग जाएंगे, 50 लग जाएंगे, पर बिजनेस तो स्टार्ट हो जाएगा। आपका माइंड तो चलेगा। जो खाली बैठा आईफोन चला रहा है किस्तों पे लाके, वही चीज वो बिजनेस में लगाता तो वो किस्त देता उसे, एटलीस्ट करियर की स्टार्टिंग तो हो जाएगी कम वही से कम। चीज है मेन। कहीं ना कहीं तो स्टेप लेना पड़ेगा, कहीं ना कहीं तो रिस्क लेना पड़ेगा। या तो बिजनेस में रिस्क लो, बाकी लाइफ में रिस्क ही ले रहे हैं आप। 20 साल 25 साल से पढ़ते हुए आ रहे हो जो, वो रिस्क ही है, क्या पता क्या मिलेगा आगे। जॉब है नहीं मार्केट में, या तो बिजनेस करो, आपके अंदर ज्यादा ही टैलेंट है, तो बढ़िया जॉब मिल रही है तो जॉब करो। मेक सेंस। तो जब बिजनेस स्टार्ट करा, सबसे पहले प्रोडक्ट ढूंढा कैसे कि यार ये लाना है, यहाँ से लाना है, इतने का लाना है और ऐसे मिलेगा? मेरे को ये तो मेहनत करनी ही नहीं पड़ी। नहीं करनी मेरा पड़ी। दोस्त है, दोस्त बैग्स बेच रहा था, हाँ। कह रहा मेरे से बैग ले जा, तेरे को मार्केट से सही रेट में दूंगा, टेंशन फ्री तू बैग बेच। पैसे अपना, पैसों का तो क्या घर वालों ने दे दिए थे, लोग अपना पैसों की तो उधार भी चल जाती, दोस्ती यारी में कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। ये रेट है, इस तरीके से लिस्टिंग करनी है, इस तरीके से है, एक बार समझाया, फिर धीरे धीरे अपना माइंड चलाते चलाते हम अलग अलग, क्योंकि मेन फील्ड में डालने वाला ही वो दोस्त था मेरा। तो उसी ने बैग दिए, उसी ने बताया लिस्टिंग कैसे करनी है, सब कुछ फुल सपोर्ट था मेनली, कि इस बिजनेस में डालने वाला मेनली, कि आप भाई इस तरीके से ये करना है, इस तरीके से ये करना है, ये बैग से ये डाल। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे बिजनेस बढ़ा मेरा, तो मेरा भी माइंड चला कि इस टाइप के बैग्स में अब लॉन्च करता हूँ। तो कितना खास दोस्त था वो? बढ़िया खास है, आज भी दोस्त है, 10 साल 12 साल हो गए, 6th क्लास। तो कभी डर नहीं लगा यार कि कहीं ये मेरे को ठग ना रहा हो, महंगा दे रहा हो जानबूझ के, या वो? ऐसा कोई इशू, दोस्ती में वो कोई दिक्कत ही नहीं है। मान लो 2 रुपए महंगा भी दे रहा है तो कोई ऐसी समस्या नहीं है, बट सपोर्ट तो कर रहा है। उसको आधी रात में फोन मारूं तो मेरे लिए आएगा। प्रोडक्ट उधारी पे दी उसने, पहले कैसे दिए? उधारी पे वो तो मैटर ही नहीं करता हमारे लिए, कि पैसों का मैटर ही नहीं करता। हम जो स्टार्टिंग से लेके अब तक 6th क्लास से जो पढ़ रहा है साथ में, और आज तक साथ में, तो कुछ तो बात है। तो मैन्युफैक्चरिंग उसकी अपनी है? उसकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग, उसकी स्टार्टिंग से थी, उसके फादर की मैन्युफैक्चरिंग थी। धीरे तो वो खुद ही बेच रहा था ऑनलाइन और मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहा था, तो उसने बताया कि भाई मैं बना रहा हूँ, तू मेरे से इतने में ले ले, इतने का बेच ले, लिस्टिंग ऐसे कर, यहाँ ऐसे कर, ऐसे कर, कोई परेशानी तो मैं बता दूंगा। हाँ। बट जलन भी नहीं आई उसको कि यार मेरे से लेके आज ये भी ब्रांड बना चुका है? दोस्ती यार। अच्छा। कभी रिश्ते खराब नहीं हुए? रिश्ते इस चीज में खराब अभी तक तो नहीं हुए। अगर किसी का कोई दोस्त नहीं है तो वो कहाँ से प्रोडक्ट ढूंढे कि यार मैं यहाँ से ले लेता हूँ, इतने का ले लूँ, ये ले लूँ, नुकसान नहीं होगा? तो उसको क्या टिप्स एंड ट्रिक्स है उसके? हमारे जैसे सेलर्स हैं, मैं बताता हूँ, मेरे पे अराउंड 50+ सेलर्स हैं जो मेरे से प्रोडक्ट ले जाते हैं और बेचते हैं। और अच्छा। हमने क्या कर रखा है, पूरे इंडिया में फिक्स प्राइस है हमारे। हाँ।
इंडिया के दूसरे कोने से भी पूछेगा रेट तो सेम है, वो मेरे घर के पास से होगा तो भी सेम है। हमने बहुत मिनिमल प्राइसेस पे फिक्स प्राइस करके कोई नेगोशिएशन नहीं प्रोडक्ट में, तो उसको डरने की तो बात है नहीं कि मेरे को महंगा मिल रहा है उसको तो सस्ता आपसे मिल ले रहा है। ले। हमसे ले ले, और भी बहुत सेलर्स हैं जो आपको प्रोवाइड कर देंगे। चलो, आपसे सबसे ना ले इजी ले। तरीका ये है बिजनेस स्टार्ट करने का कि कोई सेलर बेच रहा है उसके पास जाओ, जी भैया मेरे को माल बेचना है, आप मेरे को माल दे दो। वो कहेगा लो जी, फोटोशूट भी है, सब कुछ है, ये लो आप बेचना शुरू करो। क्या और होगा उससे जब डील भी कर ले कि भाई अगर बाय चांस रिटर्न्स आएंगे तो आप कितने % रिटर्न एक्सेप्ट कर लोगे या नहीं करोगे, या किस केस में एक्सेप्ट करोगे? कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता रिटर्न्स, नहीं लेगा। खाली रिटर्न एक्सेप्ट होते हैं मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट में, या वो कर लेते हैं एक्सचेंज कि आपका चलो ये नहीं बिक रहा, चलो दूसरा ले जाओ इसके बदले। कोई भी आपका सोचो चलो, कि एक्सचेंज customer भी return- अच्छा सा ऑप्शन है बंदे के लिए। हाँ, कि आप स्टॉक अगला को रखना ही नहीं है। हमारे जैसे सेलर क्या करते हैं कि एक काम कर भाई, तेरे 10 ऑर्डर हैं डेली, 10 ले जा, 5 आए 5 ले जा, ऐसी चीजें हैं। छोटे में अपना स्टार्ट कर ले, मान ले 300 का मेरे से बैग ले जा, 600-700 में तू अपना बेच, 10-50 पीस मेरे से ले जा, बिक जाए ठीक, नहीं बिके तो कुछ पीस वापस ले लूंगा या सारे ले लूंगा या जो भी है। तो अपना स्टार्ट कर ले, रिटर्न नहीं लूंगा, अगर खराब वराब आया कुछ है तो नहीं लूंगा, बट अगर सेम पीस एग्जैक्ट ला के देगा तो मैं जगह एक्सचेंज कर दूंगा, इतना कर दूंगा, कोई और बैग ले जाइए मेरे से, बट तो अपना स्टार्ट कर। मेन चीज वही है। और हमने तो अभी एक लॉन्च किया हमारा ड्रॉप शिपिंग का। मीशो वगैरह पे कोई ड्रॉप शिपिंग कर नहीं रहा अभी आज के टाइम। हमने कुछ लगाया दिमाग अलग कि मैं ड्रॉप शिपिंग करते हैं मीशो के लिए, लोगों का झंझट ही खत्म करते हैं कि ना तुम्हें स्टॉक रखना, ना तुम्हें लिस्टिंग करनी, ना तुम्हें रिटर्न मैनेजमेंट करनी, ना क्लेम मैनेज करना, सब हमारी टीम करेगी। अच्छा, हमने ऐसा प्लान निकाला अभी मार्केट में। तो आपसे वो सामान ले, आप ही लिस्टिंग करोगे, आप ही एड्स चलाओगे, आप ही रिटर्न मैनेज करोगे, हम ही पिकअप देंगे यहाँ से, सब कुछ आप दोगे। कुछ नहीं करना उन्हें, बस डेली देखना कि ये ऑर्डर आए मेरे, ये सब कुछ। हाँ, ऐसा प्लान तो उसमें आपका कोई प्लान है कि मैं इतना एड्स पे खर्च करूंगा, इतना ही करूंगा? मैं बता दूं हमने कैसे किया है। हमने एक पैकेज निकाल रखा है, काफ़ी मिनिमल अमाउंट, कोई ज़्यादा अमाउंट नहीं उसका। उसमें क्या क्या प्रोवाइड करते हैं हम, लिस्टिंग कितनी हम लिस्टिंग करेंगे, मैक्सिमम कोशिश करते हैं ऑर्गेनिक सेल्स की, कि आपका ऑर्गेनिकली ग्रो करें। और मिनिमल से एड्स चलाते हैं हम, फ्राइडे सैटरडे संडे। 300 का बजट होगा, इस हिसाब से उनको पहले बता दें कि आपका इतना बजट पे हम ये एड्स चलाएंगे, ठीक है। ये करते हैं, लिस्टिंग हमारी टीम करेगी प्रॉपर एसईओ के साथ फुल। उसके बाद जो आपका ऑर्डर्स आएंगे वो हमारी टीम ऑर्डर डाउनलोड करेगी, पैक करेगी, यहाँ से शिप करेगी। कोई रिटर्न्स आते हैं, रिटर्न्स आपके मैनेज करेगी, ये रिटर्न्स आए। कोई रॉन्ग रिटर्न आता है तो हमारी टीम ही रॉन्ग रिटर्न मैनेज करेगी कि आपका ये रॉन्ग रिटर्न आया, इसका एस पे क्लेम डालें। पूरा एक ग्रुप बनता है, पूरी शीट बनती है, पूरा डाटा मैनेज होता है। बस उनको क्या देखना है कि डेली बेसिस पे हमारे ये ऑर्डर्स आ रहे हैं, ये चीज़ें चल रही हैं, उनको सीखना है। हम उनको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि हम आपका बिजनेस स्टार्टिंग से एक अच्छे तरीके से लेके चल रहे हैं, आपको सीखना है। आप खुद भी ट्रायल करो उसमें कि लिस्टिंग्स करो, कि हम उसमें आपको मान लो कुछ गलत किया तो हमारी टीम गाइड करते हैं कि सर आपने ये गलती करी है, इसको आप सही कर सकते हो, उनको बता सकते हैं, वो सीख सकते हैं। हमारी टीम कैच कर लेगी हाँ इसमें ये गलती हो रही है। अब वो स्टार्टिंग में गलती करके नुकसान खाए, उससे वो बच सकता है। तो ये चीज़ें हमने सोच के चीज़ें करी हैं अभी। बाय चांस अगर किसी को स्टार्ट करना है तो सिंपल सा तरीका है, कोई भी जैसा आपने बताया, किसी भी सप्लायर मैन्युफैक्चरर के पास जाए, उसको बोले कि भाई मुझे स्टार्ट करना है और मैं आपसे 10-20 पीस लेता हूँ, बिक जाएगा तो ठीक, नहीं बिकेगा तो दूसरे दे देना। ऐसे आप स्टार्ट कर सकते हो। रिटर्न्स वगैरह का आपको टेंशन लेना पड़ेगा, छोटे मोटे 5-10% रिटर्न्स हो गए, बट अगर कोई आपको शुरू में सपोर्ट कर रहा है कि भाई तू स्टार्ट कर ले, चाहे वो उधारी पे दे या आधी इन्वेस्टमेंट ले ले या 10,000 रुपये से आप दे के सामान ले आओ, बिक रहा है तो अच्छी बात है, नहीं बिक रहा तो दूसरे प्रोडक्ट लेकर आओ, बट थोड़ा बहुत तो मैनेज करना पड़ेगा। इट्स बेटर कि मार्केट में जाओगे जब आपको सपोर्ट ही ना करे, उससे तो बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। मेन चीज़ वही है। तो आप अभी प्रोडक्ट कहीं से उठाते हो या मैन्युफैक्चरिंग करते हो, क्या करते हो? हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं फैब्रिकेशन पे, क्योंकि मेनली है कि ये नहीं कि हमने कारीगर बिठा लिए, उनको मैं डेली बेसिस पे दे रहा हूँ कि लो वही तरह आज का इतना हिसाब। हमने क्या कर रखा है, हम प्रोडक्ट के लिए फैब्रिक मंगाते हैं, सारा मटेरियल्स वगैरह मंगाते हैं, उसकी कटिंग कराते हैं, और छोटे छोटे जो कारखाने होते हैं उनमें हम दे देते हैं कि 200 पीस आप बनाओ, 200 आप बनाओ, 200 आप बनाओ, ऐसी प्रॉपर हर जगह डिवाइड कर देते हैं, और वो सारे धीरे धीरे करके एक जगह ले आते हैं, वो मेरे वेयर हाउस आ जाता है। तो इन शॉर्ट अगर समझे तो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग आप करते हो, मैन्युफैक्चरिंग हो गई है। मशीनें आपकी नहीं है, आपने फैब्रिक मंगाया, फैब्रिक मैं दूंगा भाई, पर बैग बनाने का मैं इतना पैसा दूंगा, 5 फैक्ट्रियाँ पकड़ ली, 5 को रॉ मटेरियल दे दिया, भाई मैं पर बैग बनाने का ये पैसा दूंगा, बातें हो गई। अब वो बना आप खुद रहे हैं, आप सिर्फ सामान दे रहे हैं और पर बैग का पैसा ले रहे हैं। बस उसमें ये हमारे पास प्लस पॉइंट ये हो जाता है, जो लेबर ड्रामे करती है ना, लेबर मैनेज नहीं करनी आपको, सबसे ज्यादा दुखी का ही वही काम है। लेबर की टेंशन खत्म। अभी ईद आ गई,
अब हमारी सारी लेबर भागी, हम्म। हम देखते रहे स्टॉक 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 ये चीज़ें काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम हो जाता है, उनको मैनेज करना कि भाई रुक जाओ, थोड़ा माल अर्जेंट है ना वो किसी के नहीं सुनते। तो मैन्युफैक्चरिंग एक सेपरेट डिवीजन है जो आपने कॉन्टेक्ट मैन्युफैक्चरिंग के साथ करी है। इनफैक्ट मैं देख भी रहा था, एक ब्रांड है मामाअर्थ है और 2-4 ब्रांड्स भी मैनेज करता है जो बहुत बड़े ब्रांड्स हैं, उनका भी सेम कॉन्टेक्ट मैन्युफैक्चरिंग पे चलता है आज भी, जहाँ पे वो क्या करते हैं कि आई मीन फैब्रिक के लिए इंग्रेडिएंट्स वगैरह लेकर आ गए और कुछ मैन्युफैक्चरिंग की जो फैसिलिटीज़ है, जो फैक्ट्रीज है, टाइप कर लिया, उनको बोलते हैं कि पर बॉटल या पर शैम्पू बनाने का मैं आपसे ये कॉस्ट पे ऑफ करूंगी या करूंगा, और उस बेसिस पे पूरी मैन्युफैक्चरिंग चलते हैं। इनफैक्ट मैंने जो देखा है कि 80% ब्रांड्स कॉन्टेंट मैन्युफैक्चरिंग पे चलते हैं। उसी पे सक्सेस है। नहीं आप अपने ब्रांड पे फोकस नहीं कर पाओगे, आप मैन्युफैक्चरिंग में उलझे रह जाओगे। लोग मैंने काफ़ी देखा है, लोग पता क्या कहते हैं, इसकी तो मैन्युफैक्चरिंग है तभी ये बेच पा रहा है। मैं 3 साल पहले मेरी कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं थी, मैं भी लेके बेचता था और बढ़िया बेचता था और टेंशन फ्री बेचता था। आपको टेंशन ही नहीं लेनी कैसे बन रहा है क्यों नहीं बन रहा है, सीधा प्रोडक्ट उठाया और बेचना, खाली बेचने में फोकस, ट्रेडिंग, खाली बेचने में फोकस। आपका मेन फोकस कहाँ रहेगा कि आपको सेल आउट कैसे करना है प्रोडक्ट, यहाँ से लेना और यहाँ बेचना। उसको मेनली है कि मीशो पे बेच रहा हूँ, उसका खाली एक जगह माइंड चलेगा कि मेरे को इस पे बेचना है, इसको किस तरीके से मैं बेचूं। और जो बंदा मैन्युफैक्चर कर रहा है, अरे इसको मैन्युफैक्चरिंग भी करनी है, उसको ये भी देखना है कि बेचना कैसे, हर चीज़ उसके 4 जगह माइंड चलेगा। और जब बंदे को एक चीज़ में फोकस करता है तो उसको सक्सेस रेट ज़्यादा होता है। मूल मंत्र भी मेरे हिसाब से यही है कि आप ब्रांड बनाने पर फोकस करो कि मुझे ब्रांड बनाना है, और ब्रांड बनाने के लिए शुरुआत आप ट्रेडिंग से कर लो कि इस सप्लायर से उठाया और यहाँ बेचा, बेचने पे फोकस करो। जब सेल अच्छी आ जाए उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर लो ताकि क्वालिटी पे कंट्रोल रहे कि मान लो इंग्रेडिएंट आ गए या फैब्रिक आ गए, जो भी आप सामान बेच रहे हो उसका रॉ मटेरियल ले लिया। जैसे टी शर्ट बेच रहे हो तो टी शर्ट का रॉ मटेरियल लेकर आ गए लुधियाना से, चाइना से, थाईलैंड से या फिर त्रिपुरा से लेकर आ गए, वहाँ से रॉ मटेरियल लेकर आ गए और फैक्ट्री से बात कर ली कि भाई पर टी शर्ट बनाने का मैं ये कॉस्ट दूंगा। फैक्ट्री ने टी शर्ट बनाई, आपने क्यूसी कर ली, क्वालिटी चेक कर लिया कि सही बनी नहीं बनी है, पैकेजिंग डाली और बेचने पे फोकस करा। क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है लेबर को मैनेज करना, कि लेबर ढंग से बना रही नहीं बना रही, मास्टर ढंग से काट रहा है नहीं काट रहा है, सबसे बड़ी हेडेक है जो इंसान निकाल देता है। तो शुरुआत ट्रेडिंग से करो कि यहाँ से उठाओ यहाँ बेचो, और उसके बाद कॉन्टेंट मैन्युफैक्चरिंग कर लो कि ताकि क्वालिटी पे कंट्रोल रहे कि जो रॉ मटेरियल है, टी शर्ट है तो उसका फैब्रिक कैसा है, अगर शैम्पू है तो इंग्रेडिएंट कैसे है, फेस वॉश है तो इंग्रेडिएंट कैसे है, या फिर बैग है तो बैग का जो कपड़ा है वो कैसा है, या फिर जो उसकी जिप है, जिप कैसी है, जो कुंडे उसमें लगते हैं वो कैसे है, उस पर कंट्रोल रखो सिर्फ। लोग जो आप सीधा डायरेक्ट मैन्युफैक्चर कराओगे, हम तो क्या है क्वालिटी चेक करके बनवाते हैं हर चीज़ की। ये जो डायरेक्ट खरीद रहे हैं मैन्युफैक्चर से, लोग दिमाग लगाते हैं कि यार एक काम करता हूँ, जहाँ से बनवा रहा है इससे बनवा आता हूँ। मेरे काफ़ी सेलर्स हैं, पर उन्हें ये नहीं पता वो 5 रुपये बचाने के चक्कर में ना तुम्हारा 50 रुपये का नुकसान कर देगा। जब तक नॉलेज नहीं हो ना इस चीज़ की भी, तो उसमें भी मत घुसो। स्टेप बाय स्टेप घुसना चाहिए मेरे हिसाब से इंसान पहले को। अपना बेस बनाओ कि हाँ मेरा माल बिक रहा है, फिर धीरे धीरे थोड़े थोड़े से स्टार्ट करो, फिर देन स्टेप बाय स्टेप आप चीज़ें करो। अगर देखें तो एप्पल है, एप्पल कितना बड़ा ब्रांड है, आई थिंक 3-4 ट्रिलियन डॉलर की कंपनी है, वो खुद मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते। उनका भी जो खुद का कंट्रोल है क्वालिटी चेक पे कि सॉफ्टवेयर उनका अपना है जो iOS है, उसके बाद R&D टीम उनकी अपनी है, डिस्प्ले जो होती है आईफोन जो तुम लोग यूज़ करते हो उसकी जो स्क्रीन होते हैं वो सैमसंग बनाता है, ठीक है। तो एप्पल की खुद की मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, एप्पल भी असेंबल ही करवाता है। तो सक्सेस की मंत्र आई थिंक ब्रांड बनाने का कि ब्रांड बनाने पे फोकस करो, सेल लाने पे फोकस करो, क्वालिटी कंट्रोल लाने पे फोकस करो कि क्वालिटी चेक होता रहे कि जो कस्टमर चाहता है उसको क्या वो चीज़ डिलीवर हो रही है, इतना ही फोकस करो। मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग हो जाएगी। बहुत फैक्ट्रीज हैं जो कुछ पैसे लेके मैन्युफैक्चरिंग करेंगे क्योंकि उनका काम यही है, ताकि वो अदर ब्रांड्स के लिए 100 ब्रांड्स के लिए मैन्युफैक्चरिंग करें और वहाँ से वो पैसे कमाते हैं। और ब्रांड बनाना हर किसी को नहीं आता, अगर ब्रांड बनाना सीख लिया इंसान ने तो आई थिंक स्काई इज द लिमिट। अगर फिर भी एक बार समझे कि 2026 में किसी को मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो वो कैसे करे? मैन्युफैक्चरिंग से अच्छा है पहले आप बेचना सीखो, मैन्युफैक्चरिंग को तो बाद का स्टेप आता है। मैं तो सजेशन लोगों को दूंगा ही नहीं कि आप अपनी पर्सनल मैन्युफैक्चरिंग डालो, लेबर लाओ, आप एक जगह सीमित रह जाओगे, नहीं आप स्केल नहीं कर पाओगे चीज़ों को। जब आप एक जगह फंस जाते हो ना तो उससे बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। आपके माइंड में दिख रहा है यार इतना पैसा लगा हुआ है, अरे ये लेके भाग गया, लेबर लेके भाग गया 20,000 वो आदमी उसी में उलझा रहेगा, वो काम कहाँ करेगा फिर। तो सजेशन तो यही है, बाकी किसी को मैन्युफैक्चरिंग डालनी है, लेबर ढूंढो, कारीगर ढूंढो, 4 मशीन लगाओ,
और अपना बनाना शुरू करो। तो मशीन कहाँ से ले? मशीन तो दुनिया भर की दुकान है, जो जिस प्रोडक्ट में आपको मैन्युफैक्चरिंग लगानी हो उस प्रोडक्ट की मार्केट में जाओ और ले आओ। कुछ नाम ले तो इंडिया मार्ट से ले लो, सबसे बढ़िया इंडिया मार्ट है, हर चीज़ मिलती है। सारी मशीन मिल जाएगी। सब मिल जाएगा इंडिया मार्ट पे। वरना एग्जीबिशन होती है बहुत सारी। एग्जीबिशन में तो कौन किस पे इतना टाइम है पर्सनली जाए। हम्म। वो एग्जीबिशन भी उन लोगों के लिए है जिनका पहले से सेटअप है अच्छा, और उन सेटअप को और अच्छा बनाना चाहते हैं, उनके लिए एग्जीबिशंस है। जो बिल्कुल नया स्टार्ट करना चाहता है उसके लिए इंडिया मार्ट है। मेरे को ये वाली मशीन चाहिए, वो कॉन्टैक्ट आएंगे, कॉल करो। जो और तो best जीपीटी भी बहुत इजी है, जहाँ पे आपको बता देगा कि कौन कौन सी मैन्युफैक्चरिंग की मशीन्स होती है, इसके लिए क्या है। हाँ, उसमें- यूट्यूब है, यूट्यूब पे सारी भतेरी वीडियोस है कि हर मैंने चीज़ मिल जाएगी उस पे आपको। क्लाउड पे सर्च कर लो, ये चीज़ें भी सब बता देते हैं आजकल। इतने एआई टूल आ गए, आपको बेचना कैसे है, खरीदना कहाँ से है, सब बता रहे हैं आजकल। मैन्युफैक्चरिंग कैसे होगी, सेल कैसे होगी, सब कुछ पता चल जाएगा ए टू आपको। जेड आपकी डिजाइनिंग तक कर रहे हैं लोग कि आपको ये बैग डिजाइन करना है। आप उसको एआई को ट्रेन करो कि हाँ इस टाइप की ये चीज़ चाहिए मेरे को, ये चीज़ है, वो आपको पूरा नया बैग डिजाइन करके देगा मार्केट सेट के। वो माइंड का गेम है। प्रॉम्प्ट लेना, अपने आप प्रोडक्ट की इमेज बन जाएगी, सब मैन्युफैक्चरिंग कुछ। की गाइडेंस मिल जाएगी, मशीन कहाँ मिलेगी वो पता चल जाएगा, सेल कैसे की वो पता चल जाएगा, लिस्टिंग कैसे की वो पता चल जाएगा। आई थिंक करने वाला होना चाहिए आज की डेट में। अगर घर दो बैठे बैठे सब कर सकता है। एक्शन टेकर होना चाहिए, इंसान कुछ भी कर सकता है। पहले तो पर्सनली जा जा के चीज़ें करनी पड़ती थी, आज तो घर बैठे पता चल जाता कि हाँ ये है। नहीं 10 जगह फ़ोन मारा रहा है, भाई ये कहाँ मिलेगा, और सर्च सब हाथ में आज के टाइम तो। और अगर कोई खुद की मैन्युफैक्चरिंग करे तो उसमें सेटअप कॉस्ट कितना लगता है? 2-2.5-3 लाख रुपए। 2.5-3 लाख कॉस्ट में पैसा नहीं जाता, रॉ मटेरियल में पैसा जाता है, लेबर की एडवांस में पैसा जाता है, इन चीज़ों में पैसा जाता है। बाकी जो सर में दर्द होता है उसमें पैसा जाता है। हाँ, सबसे मेन तो वही जाता है। लेबर बोलेगी कि अभी मुझे जाना है, अभी मुझे आना है, मैं नहीं आऊँगी, फिर लेबर का रिप्लेसमेंट देखो, फिर लेबर की गुलामी करो। लेबर की रिप्लेसमेंट नहीं होती, लेबर की हमेशा शॉर्टेज होती है मार्केट में। आपका ऑन सीजन हो, ऑफ सीजन हो, ऑफ सीजन में आपके बाबू जी काम पे रख लो, आप कहोगे चलो कोई नहीं मेरे को उस टाइम फ़ायदा देगा, आ जाओ। बाद में जी मेरा तो बीवी बीमार है, पता चला बगल वाली फैक्ट्री में काम कर रहा है। बहुत है ऐसे, हमने तो देखे हैं ना चीज़ें है सामने। 2 मकान छोड़ के क्या बोलते दूसरी फैक्ट्री में बैठा हुआ और चले गए, भाई यहाँ कह रहा है साहब पैसे ज़्यादा दे। बोलता भी तो नहीं है ना, चुप बैठे रहेंगे, चुप बोलने बैठे का हाँ, रहेंगे। वही तो चीज़ है। उस टाइम काबू करना बहुत मुश्किल होता दिमाग पे, इसको पीटूं या छोड़ दूं। पीट सकते नहीं आप। सकते तो- तो कुछ नहीं है, वही है मतलब बस। पीट के मिलेगा क्या? वही है, जो एडवांस है वो और जाएगा। वो हाँ। 40,000 रुपये क्या पता हमसे एडवांस लेके बैठा हो, दूसरी मशीन फैक्ट्री में मशीन पे काम कर रहा हूँ, हाँ। और 20,000 उससे ले लिए उनने। धंधा चलाना, आई थिंक बिजनेस चलाना बड़ा पेशेंस का काम है। पेशेंस बहुत जरूरी है। बहुत पेशेंस की जरूरत है। सेल नहीं आ रही, पेशेंस रखो। लिस्टिंग नहीं हो रही, पेशेंस रखो। काम नहीं हो रहा, पेशेंस रखो। माल नहीं बिक रहा, पेशेंस रखो। जिसे देना है उधारी के पैसे, उस पर पेशेंस रखो। और सब कुछ हो गया, रिटर्न आ रहे, पेशेंस रखो। सब कुछ हो गया, प्रॉफिट नहीं आ रहा, पेशेंस रखो। अच्छा, अगर बिजनेस नहीं बन रहा, बिजनेस ग्रो नहीं हो रहा, सेल नहीं बढ़ रही, पेशेंस रखो। इसके पेशेंस बिना है नहीं के बिजनेस, बिना कुछ नहीं है। कोई बिजनेस नहीं है। और बिजनेस, जिस भी बिजनेस में किसी को जाना है ना, जिसमें पेशेंस है, वो हर बिजनेस में सक्सेसफुल है। हर बिजनेस में आप देखोगे, कोई भी बिजनेस चल रहा है ना, हर बिजनेस में कोई ना कोई कमा रहा है। ई कॉमर्स हो, ऑफलाइन का हो, कोई भी बिजनेस हो, एक बंदा कमा भी रहा है, एक बंदा गवा भी रहा है। वो स्किल्स है, वो उसकी मेहनत है, मेन चीज़ वो है। और प्रॉब्लम क्या है, लोगों को दूर के डोर सुहावने लगता है कि यार ये बंदा इतना कमा रहा है, ये बंदा उतना कमा रहा है, बट एक्चुअल में उस इंसान को पता है कि, उन्हें कितना टाइम दिया उस चीज़ और पे। अभी भी उसको पता है कि उसको अभी भी कितना टाइम देना पड़ता है। रात के 1-2 बजे बंदा काम कर रहा होता है, वो किसी को दिखता नहीं है। पेशेंस इज द की। मेन चीज़ वही है। आपने बिजनेस कितने पैसों से स्टार्ट किया? देखो, स्टार्टिंग में मैं 5 से 10 हज़ार के बीच में प्रोडक्ट लेके आया था। जीएसटी मेरे फादर का पहले से था। उन्होंने पहले एक टाइम पे स्टार्ट किया था 2019 में, स्नैपडील से, जब एमआई के बैंड्स चलते थे, वो हाँ, स्मार्ट बैंड्स, हाँ। उनका बहुत क्रेज़ था मार्केट में। 400 ऑर्डर, 500 ऑर्डर। उस टाइम उन्होंने फिर बंद कर दिया था किसी रीज़न से, कोई पार्टनर था साथ में, तो रीज़न से बंद कर दिया था। देन उसके बाद मैंने स्टार्ट किया था, जब उन पे जीएसटी वो था ही, करंट अकाउंट था ही, जस्ट आया, मैं अकाउंट बनाया मीशो पे। प्रोडक्ट उस दोस्त से लिया कि मैं अपने हिसाब से जो है तो दे दे मेरे को, एक कट्टा भर दे, मैं वहाँ ले जाके रख दूँगा, कहीं दिखेगा इसमें ये चीज़ मेरे को। तो मैं प्रोडक्ट ले गया 5-7 हज़ार के। फिर धीरे धीरे जैसे बिजनेस बढ़ता गया तो इन्वेस्टमेंट मेरी लगती गई। तो घर वालों ने मेरे को इन्वेस्टमेंट के लिए मना नहीं किया कभी, जितना मांगा मैंने उतना मिला। मैंने जब प्रोडक्ट बनवाए, कैश बहुत ज़बरदस्त तरीके से बहा मैंने कि एडवांस लो 2 लाख रुपए, माल दो।
तो किसी सप्लायर से माल खरीदना ज़्यादा बेटर है या फिर खुद की मैन्युफैक्चरिंग करना ज़्यादा बेटर है? सप्लायर से माल खरीदना। ज़्यादा प्रॉफिट सप्लायर से माल लेने में है? हाँ है। लोग कहते हैं कि कैसे। सबसे मेन चीज़ है कि जब आप सप्लायर से माल लेते हो ना, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बेचने की कोशिश करते हो, हाँ, और जब आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो ना, तो आप सोचते हो कि प्रॉफिट बनाऊंगा। उस टाइम आपका बेचने से माइंड हट जाता है थोड़ा। तब आप पर प्रोडक्ट की कॉस्ट पे प्रॉफिट बढ़ाते हो और एक तरफ क्या होता है बल्क में सेल करने पे फोकस करते हो। एक तरफ सेल करने पे फोकस है और एक तरफ बनाने में फोकस है। और क्या लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं मैन्युफैक्चरिंग और डालते ही कि यार मार्जिन बढ़ गया, अब प्राइस ड्रॉप मारे, सेल्स आ गई ज़बरदस्त, फिर माल पूरा नहीं होता, अकाउंट ख़त्म, ब्रीचेज लगती हैं, अकाउंट डेड। कभी माल नहीं होता, कभी रिटर्न इतने आ जाता है, फिर पता नहीं चल पाता। जब माल नहीं होता तब डिमांड ज़्यादा होती है, जब माल ज़्यादा होता है जब डिमांड जीरो होती है। ये मार्केट का रूल है। बस लोगों को मैनेज उस तरीके से करना है कि इस टाइम पे मेरे पे इतना स्टॉक होना चाहिए कि इस टाइम डिमांड बढ़ेगी, तो मेरे पे इस चीज़ के लिए रेडी ही होना चाहिए। और जिस टाइम पता है कि हाँ इस टाइम मेरा सीज़न जाने वाला है, तो पहले ही क्लियर करते चलो। सीजन का बहुत बड़ा गेम है। आई थिंक क्लोथिंग में जो लोग बिजनेस स्टार्ट करने वाले टी शर्ट्स के अंदर, ये तो पूरा सीजन में चलता है। ऐसा नहीं है, नहीं चलता। ऐसा नहीं है। हर चीज़ का एक ना एक सीज़न होता ही होता है। अगर मुझे विंटर का सामान बेचना है तो मैं समर में बनाऊंगा ना। हाँ, बनाने का आपके पास होना चाहिए। समर में आप बनाओगे और आपको पता है कि मुझे विंटर खत्म होने से पहले पहले इसको ख़त्म करना है, ताकि मैं डेड स्टॉक ना रखूं। क्योंकि डेड स्टॉक का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है आज की डेट में। जो लोग बेचते हैं, खुद बनाते हैं, वो आई थिंक फंसते ही इसमें। फंसते हैं। डेड स्टॉक का पंगा है। मेरे पास भी बहुत है ऐसा प्रोडक्ट। स्टार्टिंग में मैं सस्ते प्रोडक्ट बेचता था, 100 रुपये 120 रुपये के जो प्रोडक्ट बनते 130 रुपये के, वो प्रोडक्ट बेचता था। मैंने बहुत बेचा वो, 20-20 रुपये 30-30 रुपये के मार्जिन पे। हम स्टार्टिंग में अंधाधुन बेच रहे हैं, डेली के 1000 ऑर्डर आ रहे हैं, बेच रहे हैं। 1000 ऑर्डर आ रहे हैं, खुशी है पूरी कि 1000 ऑर्डर डेली के भेज रहे हैं। मार्जिन पे ध्यान ही नहीं। जब ऑर्डर दिख रहा है कि ऑर्डर माल पूरा करना है, पैसा घर से लगा रहा हूँ मैं, हाँ। और माल पूरा करना है। अब ये नहीं पता उसमें बचना है नहीं बचना, पर माल पूरा करना है और मेरे ऑर्डर आ रहे हैं। उसके बाद में जब कैलकुलेशन करी तो एक अच्छा लॉस मिला मेरे को। 1000 ऑर्डर के बाद भी लॉस है। तो लोगों को लगता है कि सस्ता प्रोडक्ट बिकता है मीशो पे। एक रेंज है 500 600 550 600 400 450, इस रेंज में आप प्रोडक्ट बेचो मीशो पे तो प्रॉफिटेबल होगे। लोग जब बेचते ही नहीं है। लोग बेचते 100 में, 150 में, 200 में, उसमें खुशी खुशी बेचते हैं, उनको दिखता है कि 1000 ऑर्डर आ रहे हैं मेरे पास। और लॉस उतना ही मोटा आता है फिर। मेरे पर्सनली मैंने एक्सपीरियंस करे हैं लॉसेस। तो ये नहीं है कि मैं लोग हवा में बात कर रहा हूँ, मेरे पे उसमें पड़े भी होंगे, क्या पता स्क्रीनशॉट ढूंढूंगा तो मैंने खुद 1000 ऑर्डर भेजे हैं पर्सनली, और लगे पड़े हैं रात में पैकिंग कर रहे हैं 1-1 2-2 बजे तक। खुद मैं लगा हूँ, मेरी सिस्टर लगी हुई, मेरे फादर लगे हुए, पैकिंग कर रही है। तो मेरे फादर तो ज़्यादा कैलकुलेशन देखते ही नहीं थे, चल रहा है लड़का करने दो। एक अकाउंट की मैं ऑडिट कर रहा था, आज से 1-1.5 साल पहले की बात है। 6 करोड़ की सेल थी उसकी मंथली। 6 करोड़ की सेल थी, और 6 करोड़ की सेल में उसका जो प्रॉफिट नहीं था, उसका लॉस ही लॉस कम से कम 26 लाख रुपए का था 6 करोड़ की सेल में। और 26 लाख का लॉस तो प्लेटफॉर्म पे था। जो उसकी फैक्ट्री है, जो लेबर है, जो उसकी खुद की सैलरी वो ले नहीं रहा, टीम मैनेजमेंट, स्टाफ मैनेजमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और पता नहीं क्या खर्चे थे, वो तो उसने जोड़े नहीं थे। 26 लाख का लॉस था 6 करोड़ की सेल के ऊपर, जब मैंने खुद ने पर्सनली उसकी रिकन्सिलेशन करी थी। और उस इंसान ने सर पकड़ लिया था कि मेरा साथ हुआ क्या। और उसने देखा 26 लाख का तो पोर्टल से लॉस आ रहा है। जब उसे पूरा देखा ना, तो वो 1 करोड़ से ऊपर का लॉस था होगा। और वो इतना परेशान हुआ था। फिर उसने बोला कि मुझे करना क्या है। तब मैंने उसे एक सीक्रेट रोड मैप बताया कि भाई आप ये करो, यहाँ पे ये करो, ये प्रोडक्ट हटाओ, इसको ये करो, प्राइसिंग में ऐसे मैनेज करो, यहाँ पे करो। उसने करा, फिर धीरे धीरे वो इंसान पटरी पे आया और आज अच्छा कर रहा है। तो आई थिंक गाइडेंस इज द की। आपको पता होना चाहिए कि अगर आप शुरू में कर रहे हो तो आप सेल्स के पीछे मत भागो। आपको ये भी चेक करना जरूरी है कि आपको प्रॉफिट बच रहा है नहीं बच रहा है। और मुझे ऐसा लगता है पिछले 9-10 साल की जर्नी में जो मैंने ई कॉमर्स में देखा है, लोग सेल के ही पीछे भागते हैं, ऑर्डर्स के पीछे भागते हैं। कितने लोगों की क्वेरी आती है कि सर मेरे ना ये बताओ ऑर्डर्स कितने आएंगे। उनको मतलब ही नहीं है कि सेल कितनी आएगी, उनको ये मतलब नहीं है कि प्रॉफिट कितना आएगा, उनको ये मतलब नहीं मैं कितने में बेचूं। मेरे $100 आ रहा है, आप 200 कर दोगे? अरे मैं एक काली टोपी लगाता हूँ, उसके कबूतर निकालूंगा, वो 200 ऑर्डर कर देगा। मतलब क्या लॉजिक है इसका? लोग ऑर्डर्स के पीछे इतना भागते हैं। और मैं कहता हूँ कि ऑर्डर्स के पीछे मत भागो, आप प्रॉफिट के पीछे भागो कि सब कुछ काट पीट के आपके घर में कितना आया।
वो जरूरी है। लोग सेल के पीछे मत भागो, क्योंकि लोग सेल के पीछे भागते हैं और बाद में लॉस करते हैं। लोग मेरे से पर्सनली कहते हैं, अरे यार तेरे 4 साल हो गए लगे हुए, तेरे को 250-300 ऑर्डर, 400 ऑर्डर, क्या ऑर्डर है तेरे? देखते से बाद में शुरू करके 2-2 हज़ार ऑर्डर ले रहे हैं। अरे मैं सही है भाई, अपने 250 में सुखी है हम। आप 2000 ऑर्डर करो और हमें 250 ठीक है। और 20 दिन बाद पूछूंगा कि 2000 ऑर्डर करके कितने लाख का लॉस करा। अरे हमें तो, मैं पर्सनली जो चीज़ मैं कर चुका हूँ ना, तो मैं रिपीट नहीं करूँगा वो। अब लोगों को लगता है कि यार ये बता तो रहा है, ये अलग ही चल रहा है। लोग सोचते हैं कि ये तो झूठ बोल रहा है। मैं पर्सनली मैं अपनी चीज़ें देख चुका हूँ कि उसमें लॉस होता है। मेरे पे 90% सेलर जो मेरे से बात करते हैं ना मेरे पे इंस्टाग्राम पे कि सर ये है 20-30 रुपये मार्जिन पे सर हम बेच, मैं भाई 20-30 पे तो बेचना भूल जाओ। आपकी रिटर्न्स भी आएंगी, आरटीओज भी आएंगे, एडवर्टीजमेंट भी आएगी, हर चीज़ आएगी। उसको मैनेज कैसे करोगे ये बताओ मेरे को। मैं, मेरे सेलर आते हैं ना तो मैं उन्हें सीधा बोलता हूँ, मैं 80-90 रुपये से कम का तो मार्जिन होना ही नहीं चाहिए आपका। मैं अपना 300 रुपये का प्रोडक्ट है ना, तो 80-90 रुपये तो आपका मार्जिन हो कम से कम। तो ठीक ठाक उनका फिर लगता है कि हाँ ठीक बता रहा है। वो कहते हैं सर ऑर्डर नहीं आ रहे। मैं, ऑर्डर भाई तुम्हारे एक आ रहे हैं ना तो कम से कम बच रहा होगा। पर तुम कहो कि भाई मेरे को 200 ऑर्डर, मैं एक काम करता हूँ, वही मैं लोगों की तरह घुमा के बोलूँगा, मैं 50 रुपये मार्जिन रखो, आप बेचो। मैं आपके 200 का 250 ऑर्डर भी लाऊंगा मैं। पर ये मेरे को मत बोलना कि भाई प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। मैं कम ऑर्डर लाओ, टाइम टेकिंग है आपका प्राइस रेंज पे, जब आपको compete करना है टाइम टेकिंग प्रोसेस है, बट प्रॉफिटेबल प्रोसेस है। तो अगर किसी को ई कॉमर्स स्टार्ट करना है तो लो बजट से स्टार्ट हो सकता है, या फिर लोग सोशल मीडिया पे व्यूज लाने के लिए कुछ भी बोल रहे हैं? लो बजट से बिल्कुल स्टार्ट तो नहीं होता। मैं आपको एक सीरियस चीज़ बताऊं, थोड़ा तो पैसा लगेगा। सोचे आदमी 5,000 में स्टार्ट हो जाए, 20-30 हज़ार तो लगेगा ही लगेगा स्टार्टिंग में। उसके बाद धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। ये नहीं है कि आपने 20-30 हज़ार लगा ली हो गया काम। इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी बढ़ेगी, ये एक सच्चाई है। लोग बोलते हैं कि 10,000 लगाओ करो बिजनेस स्टार्ट, नहीं, आपका पैसा लगेगा, सिंपल सी बात है। 20-30 हजार से काम हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता। काम हो सकता है स्टार्टिंग मंथ्स में। जब आप सोचो कि मेरे को एक बड़ा बिजनेस बनाना है तो आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी, बट आपकी सर्कुलेशन घूम जाएगी। आपका जो वेंडर होगा वो आपको थोड़ा उधार पे माल दे देगा, आपकी वहाँ से पेमेंट आई वहाँ चली गई, वो धीरे धीरे सर्कुलेशन बनेगी। बट 20,000 से स्टार्ट हो सकता है, ऐसा नहीं 20,000 से स्टार्ट हो जाएगा। 20,000 से स्टार्ट हो जाएगा। जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो तब आपका रेवेन्यू कितना था और आज महीने का रेवेन्यू कितना है? वही है, मेरा जब स्टार्ट किया था मैंने लगभग लाख रुपए होगा शायद महीने का। वो भी नहीं होगा शायद, जब वो भी start नहीं किया। होगा, मैं सोच रहा हूँ, वो याद भी नहीं है अभी। और राइट नाउ 30-35 लाख का तो है ऑनलाइन से। 35 लाख का मंथली है। इतना ज़्यादा भी हो सकता है। और ऑफलाइन मिला ले तो दोनों मिला के तो है, ठीक है। कितना है, एक आइडिया? मैं ऑफलाइन का भी रेवेन्यू गिन ही नहीं रहा, मैं आपको सच बताऊं। मतलब एक लोगों को आइडिया मिल जाए, जो लोग देख रहे हैं ठीक है, कि- रिवेन्यू मेरे को अभी खुद पर्सनली नहीं पता कि कितना है, पर अच्छा रिवेन्यू है ऑफलाइन में। तो अगर 35 लाख से ऊपर ऑनलाइन का है तो ऑफलाइन मिला ले तो लगभग नाना 50 पार तो है। 50 लाख से ऊपर का बिजनेस है। 50 के आसपास तो है। साल की रन रेट आपकी 6 करोड़ के ऊपर की है। 6 के आसपास मान। 6 करोड़ की मान के चले साल की। तो बट वो जस्ट जो ऑफलाइन का है वो जस्ट अभी कुछ मंथ से स्टार्ट हुआ है। न्यूज़ से पहले मैक्सिमम मेरा ऑनलाइन ही था। तो अभी बिजनेस में मार्केटिंग कैसे करते हो? फ्लिपकार्ट एड्स है, मीशो एड्स है, इन पे जो प्लेटफॉर्म एड्स है वही मार्केटिंग करते हैं हम। पर्सनली ऐसे अभी कोई मार्केटिंग कर नहीं रहे थे, बट राइट नाउ हमने अपने ब्रांड की वेबसाइट बनाई है, फेसबुक एड्स कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग वगैरह, एसईओ वगैरह चीज़ें कर रहे हैं। तो कितना % आप एड्स में खर्च करते हो मंथली, कुछ आइडिया? मंथली 10% कर रहा हूँ। 10%। तो अगर महीने की आपकी लगभग 35 लाख रुपए की सेल आ रही है ऑनलाइन 10% मतलब 3.5 लाख रुपए का आप एड्स में बर्न कर रहे हो, सारे मिला के, मीशो, फ्लिपकार्ट और वेबसाइट के फेसबुक गूगल एड्स। इतना भी नहीं कर रहे, ज़्यादा हो गए। इससे भी कम है? कम है, मतलब लगा लो 2.5 लाख, 5%, 5% मान लो, तो 2.5 लाख रुपए। 2.25 लाख रुपए के तो आसपास। 35 लाख रुपए की सेल लाने के लिए 2.5 लाख एड्स में चला रहे हो, चाहे वो फेसबुक एड्स हो चाहे मीशो, और सब कुछ सब मिला के 2.5 लाख रुपए के एड्स है। तो 5% तो बहुत अच्छा नंबर है फिर तो आपका। तो अभी कंटेंट वगैरह बनाते हो मार्केटिंग करने के लिए इंस्टाग्राम वगैरह पे? इंस्टाग्राम पे मैं पर्सनल अपने कंटेंट बनाता हूँ, लोगों को सिखाता हूँ ई कॉमर्स क्या है। चैलेंजेस ले लेते हैं हम, जैसे कि इतने सेल के ये चैलेंजेस, वो अभी स्टार्ट थोड़े टाइम पहले किया था हमने ई कॉमर्स पे। अभी कितनी % सेल ऑनलाइन में से, जैसे मीशो पे कितनी है, फ्लिपकार्ट पे कितनी है और वेबसाइट पे कितनी है? वेबसाइट पे मेरा लास्ट मंथ का रिवेन्यू था 1.5-2 लाख के आसपास था, कोई ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं है, वो एड स्पेंड के हिसाब से है। हमने अभी स्टार्टिंग फेज़ है हमारा। और मीशो पे और फ्लिपकार्ट पे लगभग 40 अराउंड हमारा मीशो फ्लिपकार्ट होगा, और जो 20% है बाकी सारे मिला के हो गया। स्नैपडील हो गया,
अपना मिंत्रा हो गया, अमेजोन हो गया, इन चीज़ों को मिला के। तो 40% पकड़ ले 35 लाख का, तो लगभग लगभग आपका हो गया 14 लाख रुपए। 14 लाख की सेल लगभग मीशो से, 14 लाख की फ्लिपकार्ट से, 28 लाख, 7 लाख में बचा आपका अमेजोन, और बाकी छोटे छोटे अमेजोन वेबसाइट, मिंत्रा, स्नैपडील सारे मिला के। स्नैपडील अभी भी बिकता है, बिकता है स्नैपडील, लोगों को पता ही नहीं है कि ये अभी भी स्नैपडील स्नैपडील पे सामान बिकता है। सामान बिकता है। बहुत कम सेलर्स बेच रहे हैं, और लोगों को पता ही नहीं कि स्नैपडील पे भी आजकल खरीद रहे हैं। सिटी मॉल है, सिटी मॉल पे खरीद रहे हैं। सिटी मॉल के यहीं के फाउंडर्स हैं अपने आसपास की, गुड़गांव वगैरह के। तो स्नैपडील पे कंपटीशन भी ज्यादा नहीं होगा फिर, कंपटीशन ज़्यादा नहीं, Returns सही वगैरह? है। रिटर्न्स भी कम है, कोई पहले जैसा स्नैपडील नहीं रहा कि जो रिटर्न्स आते थे भर भर। सब प्लेटफॉर्म सुधार पे चल रहे हैं, कोई ये नहीं चाहता कि हमारे प्लेटफॉर्म की सर्विसेज खराब हो, मेन चीज़ वो है। तो स्नैपडील पे कंपटीशन भी कम है, समहाउ रिटर्न्स भी नहीं आते, तो खुश हो स्नैपडील से भी। ओके है, बाकी सिटी मॉल से भी अच्छा आता है। सबसे ओके चल रहा है। हमारा कैटेगरी हमारी ऐसी है या क्या है, हमारे को किसी चीज़ में दुखी नहीं है। एक अच्छा। मीशो से पहले दुखी रहते थे, कभी प्राइस में छेड़छाड़ कर दी, कभी कुछ कर दिया, बट अब वो भी सुखी है। अभी सही तरीके से सब चल रहा है। इंडिया में कहते हैं कि कस्टमर जो होता है ना वो प्राइस सेंसिटिव होता है। यहाँ पे कस्टमर को कम प्राइस में बढ़िया चीज़ चाहिए, तो ये प्रॉब्लम आपको आई या नहीं आई? कस्टमर को है ये चीज़, तो वो तो हमें ये चीज़ देखनी पड़ती है कि हम प्राइस जो कस्टमर से ले रहे हैं उसके लिए वो प्रोडक्ट वर्थ इट है या नहीं। कस्टमर देखेगा कि मैंने 500 रुपये इस चीज़ पे खर्च करे हैं, वो मेरे 500 के लायक है तो रखेगा, उसको लगेगा ये 400 के लायक है ना, वो रिटर्न करेगा कस्टमर। तो आपको माइंडसेट लेके चलना पड़ेगा, जो प्रोडक्ट मैं डिलीवर कर रहा हूँ कस्टमर को उसके हिसाब से वर्थ इट होना चाहिए। वर्थ इट नहीं है तो रिटर्न्स आपके ज़्यादा आएंगे, एक सच्चाई है। आप 100 रुपये के प्रोडक्ट में 100 रुपये वाली क्वालिटी दोगे तो उसमें भी रिटर्न नहीं आएंगे, और जब आप 500 रुपये चार्ज कर रहे हो, आप 300-400 वाली क्वालिटी दे रहे हो, तो रिटर्न्स आपके ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। और क्वालिटी में आता है प्रोडक्ट की क्वालिटी और पैकेजिंग की क्वालिटी। पैकेजिंग का एक्सपीरियंस जितना अच्छा दोगे ना, उतने कस्टमर रिटर्न आपके कम होंगे। जब लोगों को दिखता है ना कि मैंने कोई ब्रांड मंगाया है, कोई मैंने अच्छी चीज़ मंगाई है, इसमें उसको एक्सपीरियंस मिल रहा है, तो आपके रिटर्न्स माइंड में आते नहीं कि इसको मेरे को वापसी भेजना है। उनको इमोशन से कनेक्ट करना है कि हाँ, इमोशनली कि कुछ भी हो कि वो कनेक्ट होने चाहिए प्रोडक्ट से कि हाँ मेरे पे कुछ आया है। तो आपके हिसाब से अच्छी पैकेजिंग का मतलब क्या है? मतलब क्या क्या होना चाहिए एक अच्छी पैकेजिंग के अंदर? एक तो जैसे छोटा सा आप हैंडमेड लिख के दे दो, थैंक यू फॉर ऑर्डरिंग अस, ये भी काफ़ी इफेक्ट डालते हैं। थैंक यू कार्ड आ गया, हैंड रिटन। और आपका बॉक्स पैकेजिंग होगी, प्रॉपर बॉक्स है, खुल रहा है, उसके बाद वो पेपर होता है जो पूरा आराम से स्लाइडली खुलता है, सील टाइप जो फ़ोन पे उतारते हैं, जो फील नहीं आती लोगों को, उस टाइप का कुछ माइंड में लगा के कैरी, वो डस्ट बैग दे दिया प्रोडक्ट के साथ। इन चीज़ों पे, छोटी छोटी चीज़ों पे जब आप वर्क करते हो तो कस्टमर एक्सपीरियंस इनहेंस होता है। लीफलेट्स दो अच्छे अच्छे, उसको ब्रोशर डाल के दो ताकि उसको लगे कि ब्रांड वाली वो वाइब्स आ रही है। उसमें आप जो चिपकते हैं स्टिकर्स वगैरह वो दे दो, कुछ अलग अलग की वो रखेगी, हाँ मैंने कहीं से मंगाया था, उस पर छोटा सा क्लूची लिख दो, बाकी कुछ ऐसी अच्छी सी चीज़ जिससे लोग कनेक्ट करें, कोई मोटिवेशन थोड़ा डाल दो, कुछ भी डाल दो, वो आपके उसमें होना चाहिए। आई थिंक ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी में भी काम करता है। एक ब्रांड है किंडर जॉय, बच्चों ने सबने खाया होगा, आज भी लोग खाते हैं। तो वो भी क्या करता है, अगर कभी देखो उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या होती है कि उसके अंदर ना वो छोटा सा कुछ बच्चों के लिए कुछ दे देता है। तो बच्चों को ये होता है कि किंडर जॉय खाऊंगा ना तो मुझे इसमें से कुछ मिलेगा। इनफैक्ट सेम चीज़ बहुत लोगों ने करी थी, जब पहले बचपन में देखा होगा पॉकीमोन निकलता था, पिकाचू निकलता था, लोग वो खाने के लिए नहीं खरीदते थे, वो खरीदते थे कि मुझे इसमें से पॉकीमोन निकले। अब वो इकट्ठा करते थे कि पॉकीमोन में पिकाचू आया, आज ही आया, उस चक्कर में उनका पूरा माल बिक गया। मैक्सिमम ये माइंडसेट ही वहीं जाता है लोगों का। बच्चे हैं कि हाँ खिलौना निकलेगा, वो भी नहीं है माइंड में कौन सा निकलेगा, खिलौना निकलेगा। अभी लेटेस्ट एक ट्रेंड आया था लबूबू वाला, हाँ लाबूबू डॉल का जो इंडिया में इतना बिका है ना, वो ये नहीं ओरिजिनल वाला, हाँ। चाइना से भर कंटेनर आ रहे हैं और दबा के बिक रहा है। हाँ। काफ़ी अपने करोल बाग में दुनिया भर के हैं अपने कॉन्टेक्ट्स में है कि लबूबू बिक रहा, भाई बेच लो। हाँ भाई बेचो आप। वो फोमो क्रिएट करा है लोगों ने ना, मतलब वो एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, वो फोमो क्रिएट करा है कि लाबूबू डॉल है, इससे ये हो जाएगा, उससे वो हो जाएगा। और इंडिया में तो बिका ही बहुत है। टिकटॉक में हमारे खुद के सेलर थे, उन्होंने दबा के बेचा टिकटॉक के अंदर, बहुत बेचा लाबूबू डॉल को, बहुत। अमेजोन यूएसए में बहुत बिकी है वो लाबूबू डॉल। और इसी तरह से आपने देखा होगा पहले बिकता था फ्रिज मैग्नेट, हाँ बहुत पहले जब शुरू में आया था, जो स्टार्टिंग में फ्रिज मैग्नेट स्पिनर, फिडजेट स्पिनर तो इतना बिका है कि लोग कहते हैं स्ट्रेस बस्टर है। और फोमो के चक्कर में लोगों ने बहुत खरीदा है, इंस्टाग्राम के रील थे। तो अगर
कोई भी अपना ब्रांड बना रहा है, बिजनेस बना रहा है, आपको सिर्फ एक चीज़ दिमाग में लेके चलनी है कि मैं इंस्टाग्राम की रील पे अपना प्रोडक्ट कैसे वायरल करूं। अगर लोगों ने आपके प्रोडक्ट के ऊपर वीडियो बनानी चालू कर दी या आपके ऊपर बनानी चालू कर दी तो आपको कोई ही नहीं रोक सकता। आप कहाँ जाओगे वो खुद नहीं पता। आपके जो हज़ारों ऑर्डर्स आते हैं उसका आने का सीक्रेट क्या है? जो मुझे पता है आपके दिन के 300-400 ऑर्डर आते हैं तो महीने के लगभग हो गए 10,000 ऑर्डर्स। तो जो आपके 10,000 ऑर्डर इन अ मंथ आते हैं इसका सीक्रेट क्या है? सबसे बड़ा हमारा सीक्रेट ये है कि हमारी जो प्रोडक्ट क्वालिटी है ना, कस्टमर को वर्थ इट लगती है। तो हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हमारे लिस्टेड है ना ऑनलाइन, सब में 4.1 से लेके 4.5 तक रेटिंग्स है। कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जिसकी 4 से नीचे रेटिंग है हमारे प्रोडक्ट की। 4.1 से भी नीचे बहुत कम मिलेंगे हमारे। तो हमारा ये प्लस पॉइंट है। तो जब प्रोडक्ट की क्वालिटी, पैकेजिंग की क्वालिटी, प्रोडक्ट की क्वालिटी, आप क्या दे रहे हो, जो आप दे रहे हो क्या वो कस्टमर को दे भी रहे हो या नहीं दे रहे हो? मेन चीज़ वही है, कस्टमर को ट्रस्ट है हमारे प्रोडक्ट पे कि हाँ ये, और लोगों को मेनली है कि जो भी खरीदने आता है ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखता है कि प्रोडक्ट की रेटिंग क्या है। जब उसको रेटिंग दिखती है तो आधा उसका हमने खरीद देख लिया कि हाँ बंदा इंटरेस्टेड, उसका आधा है कि खरीदना है मेरे को, आधा हम उसको प्रोडक्ट की जो लिस्टिंग्स वगैरह उनसे कि फ़ोटोज़ अच्छी यूज़ करी हमने, कीवर्ड्स है, हर चीज़ प्रॉपर डिटेल्स है। तो वहाँ ये दोनों चीज़ हमारी फुलफिल करके हमारे को सेल्स ले आती है। मतलब लिस्टिंग की क्वालिटी हो गई कि क्वालिटी कैसी है लिस्टिंग में, आपके टाइटल, बुलेट पॉइंट, प्रोडक्ट की एचडी क्वालिटी में इमेजेस, वीडियोस ये अच्छी कर लो, और कस्टमर को जो आप कमिट कर रहे हो इन अ फॉर्म ऑफ इमेजेस के ऊपर वही आप उसको दो। मेन चीज़ वो है, प्रोडक्ट की क्वालिटी और पैकेजिंग की क्वालिटी, रेटिंग अच्छी कर लो तो आई थिंक ऑर्डर्स अपने आप आ जाते हैं। ईजिली आते हैं। मैं काफ़ी एक लोग देखता हूँ कि प्रोडक्ट तो ऐसा ज़बरदस्त दिखा रखा फ़ोटो में कि मैं ये कम से कम नहीं तो 3,000 रुपये का प्रोडक्ट होगा और बेच रहे हो 250 रुपये का, और जब आपके हाथ में आएगा ना वो आसपास भी नहीं है। मेरे साथ एक सीन हुआ, मैं आपको बताता हूँ। मेरा प्रोडक्ट है सेम, काफ़ी लोग कॉपी करते हैं हमारे प्रोडक्ट कि ये बंदे ने प्रोडक्ट निकाला इसको बेचो, ये बिक रहा है इसका बनाओ। मेरे पे क्या हुआ, एक कस्टमर ने काफ़ी दिमाग लगाया कि इसका प्रोडक्ट मेरा भी मंगा लिया, उसका भी मंगा लिया, उसका सस्ता था और मेरा अच्छा था, मेरा वाला रख लिया, सस्ते वाला मेरे को रिटर्न में भेज दिया और मेरे आया हाथ में। मैं क्या प्रोडक्ट आया, 7 अलग अलग तरीके का तो अस्तर लगा हुआ था उसमें, वो तेरे की 7 अलग 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 तरीके का। मैं शो पीस में रखा मैंने, मैं कॉपी हुई तो कितनी गंदी से गंदी हो सकती है वो हुई। खोदा पहाड़ निकला चूहा। कंपैरिजन में देख रहा था कि मैं चलो रिटर्न में आया, मैं देखूँ तो कितना, मैं हाथ भी ना लगाऊं ऐसा प्रोडक्ट था। अच्छा, 7 अलग अलग तरीके का अस्तर हो एक बैग में तो कैसा लगेगा। क्वालिटी फैब्रिक की बेकार, जो जिपर है वो बेकार, मतलब जमीन आसमान का फर्क कहते हैं ना वो, और प्राइस में 60-70 रुपये का फर्क था। थोड़ी बहुत चोरी तो देखो होगी मेरे हिसाब से। पूरी चोरी थी ये तो, थोड़ी बहुत तो चल मतलब जाएगी। आप सारे ऑर्डर्स आपकी चोरी बाजारी में नहीं आएंगे। अगर 100 बेच रहे हो तो 2-4 ऑर्डर आपको एक्सेप्ट करने पड़ेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और आपको लेके चलना पड़ेगा कि भाई 2-4 ऑर्डर तो मेरे को मिलेंगे ऐसे, बट इससे मुझे घबराना नहीं है, पेशेंस रख के चलना है। माइंड सेट हो चुका हमारा कि जो होना है वो तो होगा, उसको कोई रोक नहीं सकता, उस चीज़ को कोई रोक नहीं सकता। जिस चीज़ को रोक सकते हैं वो हमारे हाथ में, उस चीज़ को नहीं रोक सकता कि कस्टमर ने मंगाया वो दे दिया, क्लेम डालेंगे, नहीं हुआ कोई नहीं हुआ। जब बिजनेस में है तो लॉस भी देखना पड़ेगा और प्रॉफिट भी देखना पड़ेगा, ये माइंडसेट बनाना पड़ेगा। और मैंने देखा है कि आप SEO, PPC, एड्स वैड सब कर लो, बट आपकी एक खराब रेटिंग, अगर 4 स्टार का प्रोडक्ट है वो 3.8 या 3.9 भी आ गया ना, आपकी रैंकिंग ऐसे धड़ाम से नीचे आती है बहुत स्पीड से। अगर दिन के 100 ऑर्डर आ रहे हैं ना तो वो 10 रह जाएंगे। ये चीज़ है, रेटिंग खराब नहीं होनी चाहिए। अगर अमेजोन पे बेचो, फ्लिपकार्ट पे बेचो, मीशो पे बेचो, रेटिंग बढ़ती रहेगी ना तो उसको पता है कि प्रोडक्ट अच्छा है तभी रेटिंग अप हो रही है। अगर रेटिंग डाउन हुई, आप जोर लगा लो एड्स के अंदर कुछ के अंदर, आपका प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। और मैं मानता हूँ कि आप रेटिंग बढ़ाने के लिए चाहे आपको फेक रिव्यू भी करवाने पड़े ना, पैसे देके करवाने पड़े, कराओ भाई, धंधा है ये, धंधा करना पड़ती है चीज़ें, धंधा है, आपको करवाने पड़ेंगे, पैसे लगाओ कहीं लगाओ, बट रेटिंग रिव्यूज से मजाक नहीं, ये तो करवानी ही पड़ेगी। तो ऐसा है कि बेसिक है, स्टार्टिंग ही उससे होती है। आपने प्रोडक्ट लिस्ट किया, 10-15 रेटिंग रिव्यू डलवा दिए, थोड़ी सी एड स्पेंड देके पुश दे दिया प्रोडक्ट को, मार्केट ने उसे एक्सेप्ट कर लिया तो ऑर्गेनिकली वो भागता है अच्छे से। अभी जितने लोग ई-कॉमर्स में बिजनेस स्टार्ट करते हैं पहले 3 महीने में उनका बिजनेस बंद हो जाता है, ऐसा क्यों? पेशेंस नहीं है लोगों में आज के टाइम। ऑर्डर्स नहीं आ रहे, ऑर्डर्स नहीं आ रहे, अरे 2 ऑर्डर आ रहे, 3 ऑर्डर आ रहे, 10 ऑर्डर आए 3 उल्टे आ गए, कस्टमर रिटर्न का परसेंटेज हो गया 30, माइंड सेट 30% कस्टमर रिटर्न। कस्टमर रिटर्न भी कम तभी होती है जब आपका बल्क में जाता है।
जब आप 2-4 भेजोगे ना तो आपका कस्टमर रिटर्न परसेंटेज हमेशा हाई रहेगा। ये माइंडसेट लोगों को हटाना पड़ेगा कि मेरे को स्टार्टिंग से मैंने 10 भेजे तो एक ही वापसी आए मेरे पास, ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है। वो आपके 10 में कोई 2-3 निकल गए और कई 100 के अंदर 2-3 निकल गए, वो आपकी किस्मत है। मेन चीज़ वो है। तो आपको अपने ऑर्डर्स धीरे धीरे आपको टाइम देना पड़ेगा, अपनी ऑडियंस बिल्ड करनी पड़ेगी, वो सारी चीज़ें टाइम टेकिंग प्रोसेस है। अपना इस पे पेशेंस दोगे, आपका बिजनेस बनेगा और बढ़िया बनेगा। ई कॉमर्स एक बढ़िया गेम है फ्यूचर के लिए, तो ज़बरदस्त। और अब फ्यूचर ई कॉमर्स ही, जैसे हर किसी को घर बैठे बैठे चाहिए सामान, हर किसी को ही घर बैठे चाहिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो आपकी प्राइसिंग अच्छी होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मुझे कम मार्जिन में काम नहीं करना है, क्योंकि रिटर्न्स आएंगे, तो मुझे अपने आप को प्रिपेयर रखना है। प्रोडक्ट अच्छा पिक करो, पैकेजिंग अच्छी पिक करो, एसईओ अच्छा करो, पीपीसी अच्छा करो, और छोटे मोटे रिटर्न्स आएंगे उसके लेकर एक्सेप्टेबल रहो कि रिटर्न्स आएंगे, मैं कोई बात नहीं, बट मैं पहले देखूंगा क्या 10 ऑर्डर में 3 रिटर्न आ रहे हैं तो 30% है, बट अगर वही 100 ऑर्डर में 3 रिटर्न आए तो 3% का रिटर्न है, तो 3 रिटर्न देख के परेशान मत हो। धंधा है, थोड़ा बहुत होगा, बट ब्रांड बनाने पे फोकस रखो, क्योंकि ब्रांड बनेगा तो ही बिजनेस बनेगा, वरना आप भेड़ बकरी की तरह घूमते रहोगे प्राइस के ऊपर। उसका बैग 30 रुपए का तो मैं भी 30 का बेचूं, ऐसे तो बिजनेस नहीं चलेगा। ब्रांड बनाओ। लोग तो कैलकुलेशन आती नहीं लोगों को। मैंने एक पर्सनली देखे हैं कि क्या करते हैं, हमारे उधर तो बहुत अलग ही लेवल चल रहा है लोगों का। अच्छा, छोटे छोटे कारखाने वाले हैं, ऑनलाइन लिस्ट कर रखा है, उनको दिख रहा है कि 120 रुपये का मेरा बना है, मैं ऑफलाइन लेता हूँ 30 रुपये का मार्जिन, वो 160 रुपये में, 140 रुपये, 150 रुपये में लिस्ट कर देते हैं। उन्हें ये बुद्धि नहीं लगाते कि इसमें जीएसटी भी होता है कुछ इसमें रिटर्न भी होता है कुछ, पैकेजिंग भी होती है, सारी चीज़ें कैलकुलेशन ही नहीं करते। और वो अब ऐसे जाल में फंसे हुए हैं ना लोग, वो बाहर नहीं आ पा रहे उससे। वो ऑर्डर कम हो जाए उनके तो उनकी पेमेंट आनी कम हो जाएगी, पेमेंट आनी कम हुई, जो मार्केट में सर्कुलेशन चल रहा है, उधार लेनी देनी है, उनको देना भी और लेना भी है। मीशो देगा पैसे और वहाँ देना है, वहाँ से आनी बंद हुई और वहाँ देनी है, प्रेशर आएंगे। वो एक जाल में फंसे हुए हैं, उससे बाहर आना उनको इम्पोर्टेंट है, और वो आ नहीं पा रहे लोग। उनको मार्जिन बढ़ाते हैं, सेल्स ख़त्म हो जाती है, और सस्ते मार्जिन पे वो मजबूरी में बेच रहे हैं। घर पे पैसा है नहीं उनको देने के लिए, सस्ते में बेच रहे हैं कि यार कुछ तो घूम ही रहा है पैसा, इधर से उधर उधार में मिल रहा है, इधर से ले लिया उधर दे दिया, उधर से ले लिया उधर दे दिया, तो ये लोग कर रहे हैं। तो कैलकुलेशन ई कॉमर्स में सबसे इम्पोर्टेंट है, इस चीज़ को ज़रूर फोकस करें। जो बिल्कुल कर रहे हैं ना कि बस आंख बंद करके कैलकुलेशन के बिना, वो मत करें, फिर बाद में आके हमें ही गाली बकोगे कि कौन सा बिजनेस स्टार्ट करा दिया हमारा। तो ऐसा बिजनेस ना करें। कैलकुलेशन मेन है, आपको पता होना चाहिए कि कमीशन कितनी लग रही है, रिटर्न्स के चार्जेस कितने आएंगे, आई मीन पैकिंग का खर्चा कितना है, एड्स में कितना जा रहा है, हर चीज़ पता होनी चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हाईलाइट करी है, आप मीशो पे बेच लो, फ्लिपकार्ट पे बेच लो, अमेजोन बेच लो, कोई भी मार्केट प्लेस बेच लो, दैट इज इंक्लूडिंग जीएसटी भाई। अगर 500 का बेच रहे हो तो 500 का बेच नहीं रहे, 500 का सेलिंग प्राइस में जीएसटी भी इंक्लूड है। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला है, अपने सेलिंग प्राइस के अंदर मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 118, अगर 18% का जीएसटी है तो आपको पता चल जाएगा कि वो प्रोडक्ट की एक्चुअल में सेलिंग प्राइस क्या है जो आप बेच रहे हो। अगर 5% में है तो इंटू 100 डिवाइड बाय 105, 12% में इंटू 100 डिवाइड बाय 112, 28 में तो इंटू 100 डिवाइड बाय 128। ये आई थिंक कोरे कागज पे कहीं लिख लो, पेपर पे लिख लो, जो भूलो मत। क्योंकि लोग क्या है सोचते कि 500 में बेच रहा हूँ, बट उनको ये नहीं पता कि 500 में जीएसटी इंक्लूडेड है जो मुझे सरकार को देना है। 500 को तो सेलिंग प्राइस है ही नहीं, ये भी की एलिमेंट है। तो कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे करना है वो पता होना चाहिए। एक एक्सेल फाइल लगा दो गूगल शीट की नीचे ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको देख के क्या करना, मेक अ कॉपी कर देना ऊपर जाके, और एग्जैक्ट फॉर्मूला निकल जाएगा। मैंने मीशो का बना रखा है, अमेजोन का बना रखा है, सब दे दूंगा, उसको फॉलो कर लेना, लॉस नहीं होगा। और मेक श्योर प्रॉफिट अपना मेंटेन करना। अगर अमेजोन पे बेच रहे हो तो 300 का बेच रहे हो तो 750 का बेचना पड़ेगा, 2.5x। जो प्रोडक्ट का सेलिंग कॉस्ट प्राइस है ना, कॉस्ट प्राइस का 2.5x कर लो, ये आपका होना चाहिए, या बेर मिनिमम 2.25x, इससे नीचे मत जाना, वरना तो सेल ही आएगी, पैसे नहीं आएंगे। इस पूरी जर्नी में कोई ऐसा पार्ट आया जब लगा कि यार अब नहीं हो पाएगा, मतलब थक चुका हूँ, मुझे लग रहा है कि मैं पेशेंस खत्म हो रहा है मेरा। पेशेंस में दिक्कत तो नहीं आई, मेरे तो माइंड सेट ही ऐसा था कि कभी करना नहीं है। आई। मेरे दिक्कत ये है, लॉस होए पर मैं गो थ्रू कर जाता था उन चीज़ों से कि मैं कोई नहीं है तो होगा। मेरे को पहले से ट्रेंड ऐसे किया गया है घर वालों ने
कि कोई नहीं, ये छोटी मोटी चीज़। घर वालों का वो बढ़िया था कि कोई नहीं, लॉस हो गया, बिजनेस है, होगा, कोई नहीं, ये तो अभी छोटा लॉस है, 2-4-5 लाख रुपए का है। कभी जब बड़ी कंपनी हो, क्या पता और मोटा लॉस हो, फिर उससे कैसे सहन करेगा। तो उस टाइम से मेरे को उस चीज़ में ट्रेंड किया है कि कोई दिक्कत नहीं है, बिजनेस है, पेशेंस होनी चाहिए। बिजनेस बनाना है, टाइम दे, प्रॉपर बिजनेस बनेगा। आज नहीं कल नहीं परसों, परसों नहीं अगले दिन। तो प्रॉफिट आने से पहले कभी कैलकुलेट करा है कि मुझे इतना लॉस हुआ, लाइक 5 लाख का, 10 लाख का, 20 लाख का? मेरे कई किस्से हैं जिनमें लॉसेस हुए हैं मेरे को। एक मैंने मिनी मिस्ट फैन बेचा था, उसमें लॉस हुआ था 5-6 लाख रुपए का। 6 लाख रुपए का? ज़्यादा का भी हो सकता है, लगभग मैं राउंड हाँ। फिगर बता रहा हूँ। हाँ। ठीक है, मिस्ट फैन हो गया। और जब मैंने प्रोडक्ट सस्ता बेचा था 20-30 रुपए के मार्जिन पे, तब मेरा लॉस हुआ। और एक अमेज़ोन पे मैंने जो सेलर जीनी का बताया, मैंने सेलर जीनी लिया था एक मैंने, उनका बोट, उससे एडवर्टीजमेंट रन कराई थी, तब लॉस हुआ था। मैंने शॉप डेक पे अपनी वेबसाइट के पे प्रोडक्ट बेचे थे, तब मेरा 2-3 लाख रुपए का लॉस हुआ था। तो मतलब ऐसे मतलब किस्से हैं। 20-25 लाख का वो खाया है घाटा? मेरी आदत एक है कि मैं बिजनेस में ही इन्वेस्ट करता हूँ। ये नहीं है मैंने पैसा कमाया, लो जी घर पे लो 5 लाख रुपए हाँ। मैंने कमा के दिए। तो घर वालों को ऐसे वो नहीं है, वो कह रहे बिजनेस में लगा, एक अंपायर खड़ा कर, टाइम दे। तो उसी में मैं री इन्वेस्ट करता रहा, रिस्क लिए, काफ़ी अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए। तो उसमें लॉसेस नॉर्मल सी चीज़ें वो होंगे, और वो चीज़ है। तो मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि बिजनेस करने आ रहे हो तो पहले एक ना, अगर साड़ी हो तो पल्ले में गांठ बांध लेना, और रुमाल हो तो उसमें गांठ बांध लेना कि भाई लॉस तो होगा ही होगा। बिजनेस है, लॉस होना ही है। लॉस के बिना बिजनेस चलता ही नहीं है। शुरुआत लॉस से होगी, प्रॉफिट बाद में होगा। मेन चीज़ वही है। उस टाइम जो पेशेंस रख गया वो बिजनेस में सक्सेस हो जाएगा। जो उस टाइम डर गया, अरे लॉस हो गया, तो बाहर है, नहीं दुनिया कर रही है ऐसे लॉस। सारा गेम ही माइंडसेट का है। मेन ही माइंडसेट है। तो कभी सेल्फ डाउट हुआ है खुद के ऊपर कि यार पता नहीं, या तो मैं नहीं कर पा रहा, या मतलब मैं गलत ही जगह फंस गया? ऐसा तो नहीं हुआ, बट ये है कि हो जाता कि यार मैं जिस लेवल का करना मेरे पे एबिलिटी है, वो चीज़ मैं कर नहीं पा रहा। उस चीज़ पे हो जाता कई बार, मेरे को इस टाइम तक और अच्छा कर लेना चाहिए था। दूसरे की सक्सेस देख के लगता है कि यार ये बंदा यहाँ पहुंच गया तो मुझे भी वहाँ पहुंचना चाहिए था, क्योंकि मेरे अंदर भी वो काबिलियत है। हाँ, होती हैं चीज़ें, होती है। नॉर्मल सी बात है। जो हम ह्यूमन ही है, लोगों को देख के चीज़ें देखते हैं कि उसको वो डी है, उस पर ये है, तो चीज़ें होती हैं मार्केट में, माइंड में आती हैं कि अब तक मैं भी इस चीज़ पे पहुंच चुका होता, मैं क्यों नहीं पहुंच रहा? थोड़ी बहुत चीज़ें हो तो नॉर्मल सी चीज़ें, फिर आ रहा है कोई नहीं, अब थोड़े दिन में हो जाएगा, चीज़ें कर रहे हैं हम भी ठीक, फिर औरों को भी देख लेते हैं। मेन चीज़ है जो लोग ह्यूमन मेंटेलिटी है ना, वो ऊपर वालों को ही देखती है खाली। हाँ। कोई नीचे वालों को देखता ही नहीं कि यार इस पे ये है। और नीचे वालों को देखना चालू कर दिया तो ग्रोथ होगी भी नहीं ना। फिर पहले सोच रहे कि यार अपने से नीचे किसको देखोगे? मान लो कोई इंसान भिखारी को देखेगा कि भिखारी भीख मांग रहा है, और तो फिर आप भी तो भिखारी बनोगे ना। तो आप जैसा देखोगे वैसे ही लोगों से बनोगे, क्योंकि हाँ, सही बात है। और आई थिंक यही एक डेफिनेशन है सक्सेस की भी यही है। डीएलएफ कमेलियाज है। 100 करोड़ 150 करोड़ के फ्लैट मिल रहे होते हैं, वो 150 करोड़ का अपार्टमेंट नहीं बिकता। अगर देखोगे तो अपार्टमेंट तो 2-3 करोड़ में भी आते हैं, 50 लाख में भी आते हैं, 20 लाख में भी आते हैं। वो जो एटमोसफेयर है, वो जो सर्कल है, वो जो माइंडसेट है, वो बिक रहा है वहाँ पे। भाई आप आज खाना खा रहे हो अपने दोस्त के साथ, वहाँ पे आप खाना खा लोगे किसी इन्वेस्टर के साथ। यहाँ पे आप खेल रहे हो क्रिकेट, वहाँ खेल रहे हो गोल्फ। यहाँ पे आप पी रहे हो दूध वाली कॉफ़ी, वहाँ पी रहे हो आप कैपेचिनो, वहाँ पी रहे हो आप लाटे। तो माइंडसेट का गेम है। मुझे ऐसे लगता है कि टॉप 1% जो है, जो लोग बड़ा बना चुके हैं, वो सर्कल की वजह से है। आप जैसे लोगों के साथ रहते हो, आप वैसी ही चीज़ें सीखते हो, वैसे ही ग्रो करते हो। तो मुझे ये लगता है कि अगर किसी को ग्रो करना है, लाइफ में कुछ बड़ा बनना है, आप जैसा बनना चाहते हो ना, आपको वैसे लोगों के साथ रहना पड़ेगा। इन्वायरमेंट जरूरी है सबसे। इन्वायरमेंट इज द की। आपको वैसे लोगों के साथ रहना पड़ेगा, तब आप समझ पाओगे कि यार ये इंसान इतना बड़ा इसलिए बना है क्योंकि इसकी हैबिट्स ये है, इसका माइंडसेट ये है, कि देखने का तरीका ये है, इसका करने का तरीका ये है। बट वो इंसान आपको एक्सेप्ट क्यों करे? वो अपने अंदर एबिलिटी होनी चाहिए, वो आपके अंदर योग्यता होनी चाहिए कि वो इंसान आपको एक्सेप्ट क्यों करे। क्योंकि वो अगर आप पे दान करके आपको एक्सेप्ट कर रहा है तो एक टाइम तक करेगा, बट आपके अंदर भी वो क्वालिटी होनी चाहिए ताकि उसको भी लगे कि यार मुझे भी इस इंसान से ये चीज़ें मिल रही है, चाहे वो दोस्ती मिल रही है, रिलेशनशिप मिल रही है, सीखने को मिल रहा है, पैसा मिल रहा है। यू नीड टू offer something to a person so that you can have those ambience, you can have those skill set, you can have those surroundings of that person. अभी आप 22 साल के हो, तो अगर एक यंग एंटरप्रेन्योर होने का सबसे बड़ा सेक्रीफाइस क्या होता है? कॉलेज लाइफ छोड़ दी मैंने, सबसे मेन छोड़ दी? कॉलेज लाइफ, कॉलेज में कभी गया ही नहीं।
कॉलेज में घूमना फिरना है, पढ़ता तो कौन है कॉलेज में, नॉर्मल सी बात है। कॉलेज में घूमना फिरना, सर्कल बनाना, वो सारी चीज़ें हमने छोड़ दी। बट ये है कि बिजनेस है तो बिजनेस है, वही है कि सबसे मेन सेक्रीफाइस तो अभी तक यही है। कॉलेज छोड़ दिया, घूमना फिरना तो अभी भी चलता ही है, ऐसा नहीं है कि घूम नहीं रहे। वो छोड़ दिया। दोस्ती, वो गेड़ी मारना, वो गाड़ी हाँ, घुमाना, बस वो चीज़ें छोड़ी हैं। और गिटार बजाना कॉलेज में जाके, वो सब नहीं हो पाया। हाँ, तो अगर आप बिजनेस की बात पे आए तो आपको एक बैग बेचने पर कितना नेट प्रॉफिट होता है? नेट प्रॉफिट 20 to 25 25%। 20 से 25 तो अगर 600 रुपए का बैग बेच रहे हो तो 150 रुपए घर में आएंगे। 20 से 25% जो भी 20 से 25%, तो लगभग जो 100 भी है। से 150 जो आएगा, 100 के आसपास मान लो। 100 रुपए का नेट प्रॉफिट, सारे खर्चे काट के, रिटर्न्स, एड्स, सब कुछ काट के 30 से सब काट के। 35% होता हमारा ग्रोस प्रॉफिट, 10% हमारे खर्चे। 30 से 35% का ग्रॉस प्रॉफिट। तो ये समझ लो आप कि सारी अगर चीजें 600 रुपए का समझ बेच रहे हो तो कॉस्ट प्राइस आने वाला है लगभग 400 रुपए के आसपास, 1/3 प्रॉफिट मार्जिन है। तो 400 रुपए का खरीद रहे हैं, 600 का बेच रहे हैं, और उसमें से 10% के खर्चे हैं सारे मिला के, मीशो फ्लिपकार्ट के जो भी होता है आपके। बस ये बीच में लगा लो सेल टाइम होता है तो वो डिस्काउंट वगैरह का अलग हो जाता है थोड़ा 5-7%। बट 400 का खरीद के अगर 600 में बेचोगे तो रिटर्न्स के खर्चे हैं, एड्स के खर्चे हैं, तो सब 10% में कैसे आएगा? उसमें हम पहले उस चीज़ को अलग रखते हैं हम कैलकुलेशन से। अच्छा। 10 रुपये पैकेजिंग, 10 रुपये रिटर्न, वो चीज़ें। अच्छा, तो ये भी इंक्लूड है। तो भैया आप कम आ जाओ, फिर 50% पकड़ लो कि 300 का खरीद किया, लगभग 600 में बिक रहा है अप्रॉक्सीमेटली। तो इतना तो आपको रखना पड़ेगा। अगर आप मीशो फ्लिपकार्ट पे बेचने जा रहे हो, डबल का रखना पड़ेगा कि 300 का खरीदोगे, 600 का बेचोगे तो कमाओगे, वरना तो गाड़ी ऐसी चलती रहेगी। अभी किन किन प्लेटफॉर्म पे सेल करते हो? अभी आप किस किस प्लेटफॉर्म पे बेच रहे हो? मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेज़ोन, मिंत्रा, जियो मार्ट, स्नैपडील, सिटी मॉल, खुद की वेबसाइट, और एक आधा कोई छूट गया होता 8 प्लेटफॉर्म पे बेच रहे हो। तो अगर कोई नया इंसान 2026 में ई कॉमर्स शुरू करना चाहता है तो वो कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे बेचे जहाँ पे उसको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हो? कौन कौन से में स्टार्टिंग मीशो से करे, देन फ्लिपकार्ट, देन अमेज़ोन, देन धीरे 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 सब प्लेटफॉर्म तो पे। शुरू मीशो से करे, फिर फ्लिपकार्ट पे आए, देन फिर अमेजोन पे आए। तो मीशो में तो रिटर्न्स बहुत आते हैं ना, लॉस बहुत होता है। कैटेगरी के ऊपर डिपेंड करता है, लिस्टिंग के ऊपर डिपेंड करता है, वो सारी अपने माइंडसेट पे डिपेंड करता है सारी चीज़ें। तो कौन कौन सी कैटेगरी में बेचे जिसमें रिटर्न्स कम आएंगे? होम एंड किचन्स में कम है, आपका ब्यूटी प्रोडक्ट में कम है, ज्वेलरी में कम है रिटर्न्स, बैग्स में कम है, और जितने भी एसेसरीज हैं सब में कम है। ज्वेलरी में कम है, ज्वेलरी में रिटर्न्स कम है। आर्टिफिशियल ज्वेलरी में कम है रिटर्न्स। तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी में तो फीमेल्स है जो खरीदती है और शादी में जाएगी, अब वापस आके रिटर्न कर देगी। सब ऐसे नहीं है, नहीं है। बहुत कम लोग हैं जो हम सोचते हैं कि लोग यूज़ करते हैं, बहुत कम है जो इस चीज़ पे सोचते हैं कि यार ये वापस यूज़ करेंगे बेच देंगे। कोई नहीं करता आज के टाइम, नहीं करते हैं। लोगों को पता है कि ये नीचों वाली हरकत है तो लोग करते ही नहीं है चीज़ें। हम एक आधा तो मिलता ही है ऐसे, ये नहीं है कि बिल्कुल नहीं करते, बहुत कम लोग हैं जो करते हैं चीज़ें। तो किस प्राइस पॉइंट पे आर्टिफिशियल ज्वेलरी देखोगे तो 100 रुपए के बिक रहे हैं, 150 के बिक रहे हैं, तो उसमें तो मार्जिन आएगा ही नहीं। मैं बताता हूँ, आर्टिफिशियल ज्वेलरी और 10-10 रुपये की ईयरिंग आती हैं, 10 सेट बनाओ अपना, उनका एक कॉम्बो बनाओ, एक बढ़िया सी पैकेजिंग डिसाइड करो कि इसमें पूरा खुल रहा है, उसको बनाओ और बेचो। तो आप कह रहे हो 10-10 रुपए के इयरिंग्स आएंगे, 100 रुपये का 100 रुपए की कॉस्ट प्राइस पड़ने वाली है। खाली 100 की नहीं, 100 रुपये की कॉस्ट प्राइस आपकी ईयरिंग्स की होगी, हाँ, और 60-70 रुपये का डब्बा लो, बढ़िया सा बढ़िया सा लगे तो ब्रांड वाली फील आनी चाहिए। उसको पैक करो। 150 का आया, अब आपको बेचना 300-400 रुपए के अंदर, 400 में बहुत प्यार से बिकेगा बहुत प्यार से बिकेगा मीशो पे। मीशो पे, और रिटर्न भी नहीं आएंगी, नहीं आएंगे नहीं आएंगी, क्योंकि पैकेजिंग बहुत बढ़िया है। पैकेजिंग भी बढ़िया है, और उनको 10 ईयरिंग्स मिल रहे हैं। लोग सोचते हैं कि यार 20-30 रुपए की तो होगी ना करते हुए, हाँ, तो भी नहीं आएंगी, 300 रुपए की होगी, डब्बा भी है, शिपिंग भी है, सब सोचते हैं। 10 का कॉम्बो बना दिया बढ़िया सा, कॉम्बो में ही सक्सेस है उसमें। और पैकेजिंग बढ़िया बनाओ ताकि वो फीमेल को वाइब्स आए कि ब्रांड वाली वाइब है। और ये नहीं है कि कोई भी 10 उठा दिए, कि कोई भी 10 ईयरिंग उठा दिए, तो कुछ प्रॉपर पैटर्न के हिसाब से उठा के 10 डाल दिए, कि अलग अलग कलर वाइज हो गया, या कुछ अलग पैटर्न देख लिया उस हिसाब से। मतलब वो माइंड में सोच के चलना पड़ेगा कि इस टाइप का मेरे को कॉम्बो बनाना और इसमें एक इंसाइट है, इमेजेस बहुत सही होनी चाहिए, बहुत सही होनी चाहिए इमेजेस। इमेजेस का बहुत बड़ा गेम है कि वो इयरिंग ना फोटो से दिखना चाहिए कि भाई ये अगर मैंने पहना तो मैं लगूंगी दुल्हन, मैं लगूंगी सुंदर अप्सरा। अगर ये वाइब आपने उस लड़की को दे दी
तब तो बिकेगा। बस आपको आई मीन अब तो सिर्फ करने वाला होना चाहिए, इंसान कुछ भी कर सकता है। बहुत कैटेगरी है, जब आप बैठते हो जब बिजनेस करने तब आपको काफ़ी चीज़ें दिखती हैं। मीशो पे बहुत लोग बेच रहे हैं, तो मीशो पे रिटर्न से बचने का सीक्रेट क्या है? टॉप ऐसी 3 ट्रिक्स क्या है जिससे लोगों के मीशो पे रिटर्न्स कम आए या बिल्कुल ना आए? पैकेजिंग अच्छी करो, पैकेजिंग नंबर 1। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, इनकी मीशो की एक ब्रांडेड पैकेजिंग आती है, हाँ, वो जरूर यूज़ करो, नहीं कुरियर में चोरी हो जाता है फिर और एक हो गया अपना क्वालिटी प्रोडक्ट बेचो। 3 चीज़ कर लो बस, पैकेजिंग एक तो प्रीमियम और एक ब्रांडेड पैकेजिंग यूज़ करो। मीशो की। हाँ, प्रोडक्ट क्वालिटी बढ़िया रखो बस। मीशो पे आपका कितना रिटर्न परसेंटेज आता है? 7-8%। 7-8%। तो 7-8% आपके रिटर्न आते हैं, मतलब 100 ऑर्डर भेजते हो तो 7 रिटर्न आते हैं। पहले तो ऐसा था 20 आए ना तो 20 के 20 में भी पास होते देखे हमने तो। 20 के 20। बट वो थोड़े टाइम के लिए वो क्लेम का ऑप्शन बंद कर देते थे फिर। सेम तो चीज पैसा अमेजोन पे पूरा भी कर होती देते थे है। वो। सेम चीज अमेजोन पे भी होती है। बट अब हमने वो चिंदी चोरी बंद कर दी। अगर किसी को 200 रुपए की बोतल मीशो पे बेचनी है तो उसे कितने में बेचे जिससे उसको प्रॉफिट हो, लॉस ना हो? 200 रुपये की बोतल है, मतलब 450 के आसपास, 450, 400 के आसपास मान लो। 400, डबल। प्रोडक्ट के ऊपर भी डिपेंड रहता है। ये नहीं है कि लोगों ने पहले ही कोई प्रोडक्ट ऐसा है जो कम में बहुत ज़बरदस्त तरीके से बेच रहे हैं लोग, और उसी को आप बेचने जाओगे महंगे में तो लॉस ही होगा, उसमें आपकी रिटर्न आएंगी ज़्यादा। आपको माइंड लगा के कुछ अलग करना पड़ेगा मार्केट से जो आपको मार्जिन मिले। आप सोचो सेम चीज़, ये गिलास मैं बेच रहा हूँ, सेम आप बेच रहे हो, तो सेम आप बेच रहे हो 70 में, मैं बेच रहा हूँ 150 में, तो मतलब नहीं है कि मेरा बेचने का। बिकेगा भी कम और जो बिकेगा वो रिटर्न भी आएगा। कस्टमर देखेगा मैंने 150 का लिया, 70 में तो बिक रहा है, रिटर्न मार तो 70 वाला खरीदता हूँ। मार्केट में आपको ये देखना है नंबर ऑफ ऑडियंस जो है, मतलब जो सेलर्स हैं वो किस प्राइस रेंज पे बेच रहे हैं। आपको दिख रहा है कि ये प्रोडक्ट बहुत सारे लोग इस गंदे प्राइस में बेच रहे हैं, इतने गंदे में जो हम बेच नहीं पाएंगे इतने कम में, और आपको दिख रहा है तो उस प्रोडक्ट में मत जाओ, उसमें सोचो कि इसको अलग कैसे करें, तो उस अलग करने के बाद ही आप उस पर कमा पाओगे। और आप सोचो कि सेम प्राइस में मैं डालूं तो आप उसमें कमा नहीं पाओगे। सेम प्रोडक्ट और सेम डिजाइन अगर कोई बेच रहा है और बहुत लोग बेच रहे हैं तो मत बेचो। पहली सबसे बड़ा सीक्रेट ये है, क्योंकि प्राइस कंपैरिजन आ जाएगा। आपको एक एग्जांपल देता हूँ मैं। फ्लिपकार्ट में ट्रिमर है एक, वो गोल्डन से कलर का, पहले आता था वो एक मेटल में, अब आता वो प्लास्टिक में। 55-60 रुपये का आता है, और कम से कम नहीं तो 50 लोग एक मैपिंग में बेच रहे होते हैं, तो उसमें कोई नहीं कमाता। वो ऑर्डर आते हैं उनके बस भर के, कमाता कोई नहीं। तो इन चीज़ों पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर आज मैं आपके हाथ में अभी 10,000 रुपये दूँ तो अपना ई कॉमर्स बिजनेस कैसे करोगे? फर्स्ट अपना स्टेप GST, हाँ, और एक करंट अकाउंट खुलवा। 10,000 में करंट अकाउंट भी नहीं खुलेगा अभी तो, आज के टाइम पे तो। 5,000 में खुल जाता है। कौन सा बैंक खोलता है 5,000 में? सस्ते बैंक होते हैं, IDBI है, ओवरसीज बैंक है, 5,000 में खोल देते हैं। चलो 5,000 में GST बैंक अकाउंट, 6,000 रुपये लग गए। 4,000 रुपये का मैं कोई प्रोडक्ट किसी ऐसे वेंडर से बात कर लूँगा कि मैं 4,000 रुपये की अभी लेके जा रहा हूँ, बट विद इन 2 मंथ्स तेरे से कई लाखों का धंधा करूँगा मैं। वो तरीके से हम चीज़ें करेंगे, तो उससे मैं पहले दिन से ही बेस्ट रेट लेके आऊँगा। ये नहीं कि मैं बाद में उससे बेस्ट रेट लाऊँगा, फिर उसकी सेलिंग स्टार्ट करूँगा धीरे धीरे उसको बेस बना के अपना। मतलब फ्यूचर सेल करोगे सप्लायर को कि भाई मैं आज 4,000 का ले रहा हूँ, अगले 2 महीने में 4 लाख का माल लूंगा, रेट मुझे जेन्युइन दे। तो हो सकता है वो 400 का जो प्रोडक्ट है जो 400 को 2 महीने बाद देगा, वो आज 400 को तो नहीं देगा, 420 का दे देगा, 440 का दे देगा, बट 500 को नहीं देगा तुमसे। हाँ, जब एकदम से हज़ारों ऑर्डर्स आते हैं तो अपनी इन्वेंट्री को कैसे मैनेज करते हो? बहुत दिक्कत आती है, इतनी इजीली होती नहीं हमारी इन्वेंट्री, में पहले से ही रखनी पड़ती है। क्या होता है हमारे में, ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो कोई मशीनरी है उतार देगी फटाफट। लेबर बनाती है, एक लेबर 100 बैग हफ्ते में बनाती है, तो उनसे उतरवाना हम क्या करते हैं, फिर नाइट लगवाते हैं, उन्हें थोड़ा पैसा ज़्यादा देते हैं कि मैं नाइट लगा के, कोई नहीं आज खर्चा पानी हमारी तरफ से। तो इस तरीके से हमें मैनेज करना पड़ता है। जब कोई प्रोडक्ट हिट होता है तो उसकी बहुत सारे लोग कॉपी करने लगते हैं, उससे कैसे बचे? कॉपी करते हैं, करने दो उसको, भूल जाओ, जाने दो, कोई कर रहा है करने दो। बस अपना ऐसे माइंडसेट रखो कि हम इस चीज़ पे बन चुके हैं जो लोग हमें कॉपी करने लग गए। कॉपी किसकी होती है? ब्रांड्स की होती है। तो और ऐसे प्रोडक्ट निकालो जो और लोग और कॉपी करें। अभी बहुत सारे लोग हैं जो लाखों रुपए एड्स में चला रहे हैं, फिर भी उनकी सेल्स नहीं आ रही, ऐसा क्यों? काफ़ी रीजंस हो सकते हैं उसके।
कि आपका प्रोडक्ट में दम नहीं है या लिस्टिंग में दम नहीं है, रिटर्न ज़्यादा आपकी ओवरऑल पैनल की, हर चीज़ इम्पैक्ट डालती है इसमें। अभी अगर बिना एड चलाए कोई सोशल मीडिया पे सिर्फ कंटेंट डाल के एक बड़ा ई कॉमर्स ब्रांड बना सकता है? ई कॉमर्स ब्रांड नहीं, बट वो डायरेक्ट सेलिंग कर सकता है, बना सकता है। आज के टाइम इंस्टाग्राम से तो बना सकता है। इंस्टाग्राम पे बहुत ज़बरदस्त पोटेंशियल है, बहुत है आज के टाइम पे। जिसको पैसा कमाना है ना, उसके लिए हज़ारों आइडिया हैं, बट इम्प्लीमेंट करने वाला बंदा होना चाहिए। अभी सेल्स बढ़ाने के टॉप 3 सीक्रेट क्या है जो 90% ई कॉमर्स सेलर इग्नोर करते हैं? लोग आज भी ना बल्क के पीछे भाग रहे हैं कि मैं प्राइस सस्ता करूँगा और मेरे को डेली बेसिस पे हज़ारों ऑर्डर आए, और लोग उस चक्कर में क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए एक तो फर्स्ट। और जो ना आजकल लोग जो अपनी लिस्टिंग्स वगैरह कर रहे हैं ना, वो अपने टाइटल में तो ध्यान देते हैं, बट डिस्क्रिप्शन में मिस कर देते हैं चीज़ें। प्रॉपर अच्छे से डिस्क्रिप्शन लिखते नहीं है। और अपना रेटिंग रिव्यूज़ पे लोग जब एक बार एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाते हैं ना, तो नए प्रोडक्ट्स पे लोग रेटिंग रिव्यू वाला काम बंद कर देते हैं कि रेटिंग रिव्यू देते हैं हम प्रोडक्ट पे लिस्ट करवा के। वो चीज़ें करनी चाहिए आपको। अभी अगर कोई बिना ब्रांड बनाए एक सक्सेसफुल ई कॉमर्स बिजनेस बना सकता है? बना सकता है, बना सकता है। बिना ब्रांड के भी बना सकता है। नॉन ब्रांडिंग चीज़ें बहुत बिकती हैं मार्केट में। ज़रूरी नहीं आप ब्रांड पे बेचो, बट आपको मीशो पे बेच सकते हो, आप फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे नहीं बेच सकते बिन ब्रांड के। आपको ब्रांड जरूरी है नहीं, लोग मैपिंग करेंगे, आपसे भी सस्ता ला के बेचेंगे लोग। उनको कुछ बचेगा नहीं, पर आपको नहीं बेचने देंगे। अभी अगर आज की डेट में देखें तो ई कॉमर्स में सबसे ज़्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट कौन सा है? इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी सबसे ज़्यादा, ईयरबड्स वगैरह होंगे, इस टाइप की चीज़ें सबसे ज़्यादा यही बिकते हैं। अमेजोन उठा लो, आपका फ्लिपकार्ट उठा लो, आपका मीशो उठा लो, तीनों जगह इलेक्ट्रॉनिक्स सबसे ज़्यादा बिकता है। सबसे ज़्यादा ईयरबड्स हो गए, अपना नेक बैंड्स हो गए, इस टाइप की चीज़ें। फैशन को लोगों ने इतना अभी एक्सेप्ट नहीं किया जितना इलेक्ट्रॉनिक को किया है। आजकल हर आदमी इलेक्ट्रॉनिक तो ऑनलाइन ही मंगाता है। कोई भी एसेसरी होगी फ़ोन की, ये सारी चीज़ ऑनलाइन ही मंगा रहे हैं आजकल। अभी अगर कोई गांव का लड़का जो ये वीडियो देख रहा है, उसके पास कुछ भी नहीं है, तो वो अपना धंधा कैसे शुरू करे? सबसे पहले तो एक स्टेप लेना पड़ेगा। लोग सोचते हैं कि मैं बिना जीएसटी के बेचना शुरू करता हूँ स्टार्टिंग में। एक बार जीएसटी बनाओ, आपके माइंड में हमेशा ये रहेगा कि मेरे को हर महीने रिटर्न फाइल करनी है, मेरे को कुछ काम करना है, तो आपका जीएसटी के बाद आपके ऊपर एक बोझ हो जाएगा काम करने का। जीएसटी बनवाओ, फिर दिमाग ऑटोमेटिक चलता रहेगा बिजनेस करने में। मतलब 2-4 हज़ार रुपये तो खर्च करने पड़ेंगे। 2-4 हज़ार रुपये में 2,000 रुपये में बन जाता है। 1000-2000 में जीएसटी लिया है और 2-4-5-10 प्रोडक्ट से काम करा, उधारी पे लाके उससे ही काम चालू कर लिया। एक बार तो स्टार्ट करो बस। तो अभी आगे का प्लान क्या है कि क्लूची ब्रांड को अगले 3 साल में कहाँ तक लेके जाना है? मेरा माइंडसेट तो अभी ये है कि एक तो ऑनलाइन अच्छे से अवेयरनेस हो, और हर स्टेट में एक एक स्टोर तो हो कम से कम, एक स्टोर प्रॉपर अच्छा, मतलब 28-30 स्टोर होने चाहिए पूरे कम इंडिया से में कम इतना तो हो। बाकी देखते हैं किस अगले level 3 तक साल में। कोशिश तो रहेगी। अपनी तरफ से हम फुल एफर्ट्स देंगे, बाकी देखते हैं चीज़ें कि कैसे वर्क करेंगी। तो कोई रोड मैप है इसका? रोड मैप है, चीज़ें किस चीज़ पे हमें वर्क करना है, किस टाइम क्या करना है, वो चीज़ें हैं। ओके, इम्प्लीमेंट चल रहा है। धीरे धीरे स्टार्ट कर हमने चीज़ें। अब अगर देखिए कि कोई 18 से 20 साल का लड़का जब स्कूल से निकला है और उसे भी अपना ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करना है आपकी ही तरह, तो वो क्या करे? वो भी सिंपल एक ही काम करे। मान लो उस पर जीएसटी नहीं है, उसकी मम्मी 17 का भी है, मैं 18 छोड़ो, 17 साल के बिजनेस मेरे पास आता है एक सेलर, 17 साल का है और महीने की लगभग 3 से 4 लाख की सेल करने लग गया वो। एक महीने में 3-4 लाख की सेल कर रहा है, 17 साल का लड़का है। उसके पापा के नेम पे जीएसटी है, प्रोडक्ट मेरे से उठाता और बेचता और बढ़िया कमा रहा है। 17 साल का बच्चा है, 18-19 तो स्कूल 12th में ही हो रहा अभी। तो ले दे के यही है कि भाई जीएसटी बनवाओ और शुरू करो। प्रोडक्ट कहीं ना कहीं से ले लो, दोस्त यार से ले लो, भाई बहन से ले लो, मार्केट में जाके ले लो, कहीं ना कहीं मिल जाएगा। और कुछ भी नहीं मिल रहा है, इंडिया मार्ट पे सर्च मारो, मंगाओ। 1000-2000 का जीएसटी, 5-6 हज़ार के प्रोडक्ट, 8-10 हज़ार से स्टार्ट करो। फिर जैसे जैसे बिजनेस शुरू होता है, जैसे जैसे ग्रो होता है, उस हिसाब से और प्रोडक्ट लेकर आओ या सेम डी स्टॉक करो, री इन्वेस्ट करते रहो बिजनेस में। लोग ई कॉमर्स बिजनेस कर रहे हैं पर उन्हें ये नहीं पता कि वो प्रॉफिट में है, लॉस में है। तो इस टाइम पे वो क्या करें? इस टाइम पे वो क्या करें? पहले तो कैलकुलेशन करें अपनी, क्या सेटलमेंट आ रही है, कितनी रिटर्न्स आ रही हैं, सारी चीज़ें सेटलमेंट करके पहले पता चले कि वो किस रीज़न से लॉस हैं। उस रीज़न को फाइंड आउट करें, फिर उसे धीरे धीरे सोल्व करने की कोशिश करें। वो सोचे कि एक दिन में सोल्व हो जाए, वो पॉसिबल नहीं है। स्टेप बाय स्टेप, जैसे स्टेप बाय स्टेप उस लॉस की तरफ घुसे थे, स्टेप बाय स्टेप उससे बाहर आओ। ये नहीं है कि आपने आज लॉस तो कर दिया बट आप सोचो एक दिन में सुधार दूँ, वो नहीं सुधरेगी, पर स्टेप बाय स्टेप आप करिए।
अगर लग रहा है एड्स में ज़्यादा जा रहा है तो एड्स के पैसे कम करो। ये नहीं है कि आपने 1 लाख की ऐड चला रहे थे, आपने सीधा लिया है 10,000 पे। वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपकी मार्केटिंग में किस तरीके से आप स्पेंड कर रहे थे, वो हर चीज़ को पूरे कैलकुलेशन के हिसाब से करें वो भी। मतलब जैसे जैसे लॉस में घुसे थे वैसे वैसे लॉस से बाहर आ जाओ। अभी तक का आपका सबसे बड़ा खराब डिसीजन क्या था और आपने उसके लिए क्या किया? प्राइसिंग का था, जो मैंने बताया कि मैंने प्राइसिंग में माइंडसेट ऐसा हो गया था, ऑर्डर दिखते थे बस कि आज 1000 है, आज 500 है, आज 600 है, प्राइसिंग कोई मैटर नहीं करती, डिस्काउंट दे रखा है, कुछ कर रखा है, ऑर्डर से मतलब था। अब है प्रॉफिट से मतलब है, ऑर्डर आए बेशक 10 पर प्रॉफिटेबल होना चाहिए। या बर्न भी कर रहे हैं तो किस रीज़न से कर रहे हैं और किस चीज़ पे कर रहे हैं, कि हाँ मेरा पैसा बर्न हो रहा है, मेरे को पता है यहाँ इस रीज़न से हो रहा है, वो रीज़न पता होना चाहिए कि मेरा पैसा इस रीज़न से यहाँ बर्न कर रहा हूँ मैं, और मेरे को ये रिटर्न्स देंगे वो, तो वो बर्न करो, आप नहीं बर्न मत करो। तो ये सीखा कि भाई जो बेचना है वो प्रॉफिटेबल बेचना है, सिर्फ सेल्स या ऑर्डर्स के पीछे नहीं भागना। हाँ। अब भी अगर शुरुआती फेस में किसी के ऑर्डर्स नहीं आ रहे तो उसे क्या करना चाहिए? सिंपल एक रामबाण इलाज है, अपना रेटिंग और रिव्यू दो प्रोडक्ट पे, और अपना एड्स चलाओ थोड़ी सी, फ्राइडे सैटरडे संडे। मीशो के लिए तो ये बेटर है, और आप फ्लिपकार्ट में भी ये चीज़ें कर सकते हो, आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, गारंटेड मिलेगा। तो अपने 5-6 दोस्त पकड़ के फैमिली से 5-10 रिव्यू करवा लो, खरीद के प्रोडक्ट को रिव्यू डलवा के, और फ्राइडे सैटरडे संडे जिस टाइम पे लोग सबसे ज़्यादा शॉपिंग करते शाम हैं में, शाम के टाइम पे, उस टाइम पे ऐड चलाओ, सेल आएगी डेफिनेटली आएगी। डेफिनेटली आएगी। पर आपकी लिस्टिंग्स वगैरह भी अच्छी होनी चाहिए, ये नहीं है कि आपने डाल रखी एक फ़ोटो और बाद में कुछ है ही नहीं, और है आपने रेटिंग दे दी और वो कर दी। और रिव्यूज़ भी दो, उसमें आप अपनी रियल फ़ोटोज़ वगैरह डलवाओ, उन चीज़ पे वर्क करो। वीडियोज़ बनाओ, कि वीडियोज़ का ऑप्शन है तो वीडियो डलवाओ उसमें। तो आजकल कस्टमर स्मार्ट है, फ़ोटोशूट आपने अच्छा तो डाल रखा है, पर उसमें रिव्यूज़ में उसको प्रोडक्ट नहीं दिख रहा ना, तो मंगाता नहीं है आजकल। तो इन चीज़ों पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो टाइटल, बुलेट पॉइंट, प्रोडक्ट की इमेजेस, वीडियोस, रिव्यू, रेटिंग, ये सब मैटर करता है। कर लो, फ्राइडे सैटरडे संडे ऐड चलाओ, बस सेल आ जाएगी। लिमिटेड ऐड चलाओ, बहुत ज़्यादा ऐड भी मत चलाओ, बिल्कुल लिमिटेड टेस्टिंग एड, ताकि प्रॉफिटेबल धंधा जब बने। आपको दिखे कि मेरे को स्केल करना है, मेरे को इस चीज़ से प्रॉफिट मिल रहा है, देन आप करो चीज़ों पे। अभी शुरुआत में कस्टमर इंसान कैसे लेकर आए? मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ये 3 ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे ऑडियंस पहले से है। हाँ, वो प्रोडक्ट को ढूंढने आते हैं, हम अपना प्रोडक्ट नहीं दिखा रहे उन्हें, वो ढूंढने आते हैं। वो ऑटोमेटिकली आपको ढूंढते ढूंढते वो आ ही जाएंगे उस पे प्लेटफॉर्म पे। आपने चीज़ें अच्छे से लिस्टिंग कर रखी है तो आपकी धीरे धीरे रैंक करी जाएगी, आपको ऑटोमेटिकली ऑर्गेनिक सेल्स इन पे आने के चांसेस ईजी रहते हैं। बट जो वर्किंग हमने आपको बताई, इस चीज़ को करो, वो आप बढ़िया कर सकते हो उसमें। एक रैपिड फायर क्वेश्चन राउंड करें। बिल्कुल। नौकरी या धंधा? धंधा। एक ई कॉमर्स सेलर के लिए सबसे ज़रूरी क्या है? प्रॉफिट। हाई प्रॉफिट मार्जिन या हाई वॉल्यूम? हाई प्रॉफिट मार्जिन। पैसा या सुकून? सुकून। सीओडी या प्रीपेड? प्रीपेड। सबसे ज़्यादा ओवरहाइट ई कॉमर्स प्रोडक्ट? ट्रिमर। अभी गुड क्वालिटी या चीप प्राइसिंग? गुड क्वालिटी। गुड क्वालिटी। एड्स या ऑर्गेनिक कंटेंट? ऑर्गेनिक कंटेंट। सेल्फ शिपिंग करे, खुद से भेजे कस्टमर को, या एफबीए करे अमेजोन पे? FBA बेस्ट है। एफबीए मतलब अमेजोन के वेयर हाउस में अपने सारा प्रोडक्ट रख दे और वहाँ से ऑटोमेटिक कस्टमर को जाएगा। उससे फास्ट शिपिंग हो जाती है लोगों की। ज़्यादा कस्टमर या फिर रिपीट कस्टमर? रिपीट कस्टमर। क्योंकि धंधा वहीं से आएगा, ब्रांड वहीं से बनेगा और धंधा भी वहीं से आएगा। अगर प्रोडक्ट ऐसा है जो कस्टमर बार बार नहीं खरीदेगा तो उसकी जगह और कुछ तो खरीदेगा हमारे ब्रांड का। जरूरी नहीं है आपको, आप चीप बेच के उसको दोबारा थोड़ी बुला सकते हो आपके ब्रांड के लिए। तो क्रॉस टारगेटिंग की मतलब अगर मेरा टी शर्ट खरीदा है तो कल जीन्स खरीदे। मेन चीज़ फेलियर से आपने सबसे बड़ा सबक क्या सीखा? मार्जिन में कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, और अपनी ये नहीं है कि हमेशा गट फीलिंग की सुननी है, थोड़ा मार्केट की भी सुननी है कि क्या मार्केट में चल रहा है। खाली गट फीलिंग के हिसाब से नहीं चलता कि मेरे को प्रोडक्ट पसंद आ रहा तो चलेगा, नहीं, मार्केट टेस्ट भी जरूरी है। अगर क्लूची ब्रांड आज एग्जिस्ट नहीं करता तो उत्कर्ष शर्मा क्या कर रहा होता? कहीं सरकारी नौकरी कर रहे होते, जो बच्चे पढ़ा रहे होते हैं। सरकारी नौकरी किस तरह की? बच्चे पढ़ाने, टीचर। टीचिंग की, तो मतलब क्या मैथ्स? नहीं, प्राइमरी टीचर, छोटे Primary बच्चे teacher। वो बोर्ड पे छोटे छोटे बच्चे को स्कूल में लिखा ABCD सिखा रहे होते हैं। ABCD सिखा रहे होते हैं। लास्ट क्वेश्चन, एक ऐसी एडवाइस जो आप यंग फाउंडर को देना चाहोगे जो नया नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं? सबसे पहले जो मार्केट में लोग बोलते हैं ना कि आप बिजनेस स्टार्ट तो कर रहे हो, रिस्क है, ये है, वो है, सबको एक तरफ रख के एक बार स्टार्ट करो, उस फील्ड में घुसो
और पेशेंस रखो कि आप कुछ करोगे। अपना माइंडसेट ऐसा बना लो कि आपको कुछ करना है, अपना ब्रांड बनाना है या पैसा ही कमाना है, पर पेशेंस सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है। जब बिजनेस में आओ तो पेशेंस आपके अंदर होना चाहिए कि आप एक ब्रांड बनाओगे या पैसा कमाओगे, कुछ भी इस चीज़ पे ध्यान रखते हुए अपना बिजनेस स्टार्ट करो। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर द सेशन। आई होप जिन लोगों ने ये पूरा पॉडकास्ट देखा है और अगर वो ई कॉमर्स बिजनेस कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं, आई बिलीव बहुत सारे लेसन मिले होंगे, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। यहाँ से अब आपकी जर्नी स्टार्ट होती है कि आपको कहाँ बेचना है, क्या बेचना है, कैसे बेचना है, क्यों बेचना है। और अगर फिर भी कोई डाउट आए, कोई परेशानी आए, आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी डालो एंड वी विल ट्राई कि आपको वो रिस्पांस मिल पाए, वो आपको जवाब मिल पाए जिसके लिए आप ये पूरा पॉडकास्ट देख रहे हो, जिससे आपका करियर एलिवेट हो पाए, चाहे जॉब हो चाहे बिजनेस हो। तो थैंक यू सो मच फॉर उत्कर्ष फॉर द सेशन एंड थैंक यू सो मच एवरीबडी फॉर सपोर्टिंग दिस होल शो। वी विल ट्राई कि हम आपको वो सब ला के दे पाए जिसके लिए आप चाहते हो, जो परेशानी से आप जूझ रहे हो बिजनेस के अंदर, आपको वो सब दे पाए जिसके लिए आपको कहीं देखना ना पड़े, कहीं परेशान ना होना पड़े। तो थैंक यू सो मच फॉर द एपिसोड।